Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily Hindu news and editorial analysis of 24th of May 2022. तो गाइज आज है तारीख 24 मई 2022 और है ट्यूसडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को। द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे, बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम और फिर जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना है दीपक यादव एजुकेशन। एज यू कैन सी गाइज आप लोग को ये वाला चैनल मिल जाएगा, उस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। देखो अगर आप लोग को इस तरीके से ये चैनल नहीं मिलता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ लिंक के नाम से एक लिंक दिया गया है, जैसे उस पर क्लिक करोगे ये चैनल ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा, इसको जाके ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर आपको डेली बेसिस पर लेक्चर का पीडीएफ मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है और डेली बेसिस पर बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं। नाउ बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी लोगों को मैप में जाकर देखना है कोरल आइलैंड को, कहाँ पर है ये एग्जैक्टली लोकेटेड, अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर साल 2009 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पर हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन के अंदर बोला जा रहा है डेविड हरे और अलेक्जेंडर डफ, ये दो व्यक्ति हैं, इनके साथ में किस तीसरे व्यक्ति ने कोलैबोरेट करके हिंदू कॉलेज को एस्टेब्लिश किया कैलकाटा में। ऑप्शन ए बोलता है हेनरी लुइस विवियान डेरोजियो, ऑप्शन बी बोलता है ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ऑप्शन सी केशव चंद्र सेन या फिर ऑप्शन डी राजा राम मोहन रॉय। तो इसका सही आंसर आप सभी लोगों को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। एटलीस्ट सभी को इसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसे मैं आप लोगों से डेली बेसिस पर बोलता हूं। बाय द वे इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है, वहां से भी चेकआउट कर सकते हो। अदरवाइज़ वहां पर नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो के लास्ट में इसके करेक्ट आंसर का डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो चलो शुरुआत करते हैं। यह है आज का सबसे पहला आर्टिकल जो कि पेज नंबर 1 के ऊपर मेंशन्ड आपको देखने को मिलेगा। आपको पता है कि अभी क्वाड जो लीडर्स हैं उनके बीच में डिस्कशन चल रहा है, यानी कि क्वाड समिट चल रही है। ये क्वाड समिट अब की बार जापान होस्ट कर रहा है और जापान में ये मीटिंग चल रही है। क्वाड के चारों लीडर्स आज के टाइम पर जापान में आपको ये देखने को मिल जाएंगे। तो हमारे पीएम मोदी भी जापान के अंदर आज के टाइम पर हैं। अब जब ये मीटिंग चल रही है तो इस मीटिंग के दौरान क्या होता है, एक नया स्टेप उठाया जाता है जिसके लिए यूएस काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार कर रहा था। यूएस बहुत लंबे समय से कहता हुआ आ रहा था कि क्वाड समिट के अंदर एक नया स्टेप उठाया जाएगा, जो कि यूएस ने करा भी और एक नए ग्रुप का बना दिया है। एक जो नया ग्रुप है वो कौन सा ग्रुप है, तो आप लोग ध्यान रखना, इसका नाम है IPEF। बहुत ज़्यादा चर्चा होने वाली है इस आर्टिकल के बारे में आने वाले टाइम पर, तो इसके बारे में बहुत ध्यान से सुनते हुए चलना। तो IPEF यहाँ पर एक नए ग्रुप को बनाया गया। IPF की फुल फॉर्म है इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क। तो बेसिकली इस ग्रुप का मेजर फोकस इसके नाम से पता चल रहा है इंडो पैसिफिक वाले रीजन के ऊपर होने वाला है। और इस ग्रुप के अंदर चाइना को ऐड नहीं किया गया है और चाइना के अगेंस्ट में इस ग्रुप को तैयार किया गया। अब क्वेश्चन ये है कि इस ग्रुप के अंदर कौन कौन से मेंबर्स आपको देखने को मिलेंगे। तो देखो आसियान कंट्रीज़ के बारे में आपको पता होगा, यानी कि एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। तो इसके अंदर टोटल 10 कंट्रीज़ हैं। तो इन 10 में से 7 कंट्रीज़ इसका पार्ट बनी है और 4 हमारी क्वाड कंट्रीज़ हो गई और एक न्यूजीलैंड हो गया। तो ये सब कंट्रीज़ आज के टाइम पर इस वाले ग्रुप का हिस्सा बन चुके हैं। ये सारी कंट्रीज़ का अगर हम लोग जीडीपी देखें तो दुनिया भर का 40% का जीडीपी यहाँ पर ये सारी कंट्रीज़ होल्ड करके रखती हैं। क्लियर हुआ। फिर उसके बाद में यहाँ पर अभी मैं आपको कुछ और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बताऊंगा, जिससे आप लोग यहाँ पर देख पाओगे कि ये जो ग्रुप बनाया गया ना, इससे कोई फ़ायदा नज़र नहीं आएगा। ठीक है, मतलब ग्रुप की बस खाली घोषणा कर दी गई, इसका कोई इतना इंपॉर्टेंस नहीं निकल कर आया है और इसी वजह से बहुत सारी कंट्रीज़ इसका क्रिटिसिज्म कर रही हैं, इसकी आलोचना कर रही हैं। उससे पहले मैं आपको एक पिक्चर और दिखाना चाहूँगा और वो पिक्चर है ये वाला। देखो जब हम लोग ग्रुप्स के बारे में बात करते हैं, खासकर इधर इंडो पैसिफिक वाले रीजन पर, तो आपको 3-4 ग्रुप्स बहुत इंपॉर्टेंट देखने को मिलेंगे। एक तो IPF जिसके बारे में अभी चर्चा की जा रही है, एक नया ग्रुप बन चुका है। उसके बाद एक ग्रुप आता है CPTPP करके, तो ये क्या है मैं आपको आगे बताऊंगा। उसके बाद रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, आपको पता होगा इसके बारे में। तो रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप के अंदर सभी कंट्रीज़ हिस्सा आपको देखने को मिलेंगी। ताइवान इसका हिस्सा नहीं है और इंडिया ने विड्रॉ कर लिया था 3 साल पहले, आपको पता होगा इसमें से। बाकी सब चाइना भी इसका पार्ट है। और CPTPP जो ये ग्रुप है इसके अंदर चाइना ने अप्लाई कर रखा है, ताइवान ने भी अप्लाई कर रखा है। बाकी बहुत कम कंट्रीज़ आज के टाइम पर 11 कंट्रीज़ के आसपास यहाँ पर इस ग्रुप का मेंबर देखने को मिलेंगी।
लेकिन जब आती है बात इस नए वाले ग्रुप की, तो इस नए वाले ग्रुप में आप देख पाओगे टोटल ये जो 10 की 10 कंट्रीज़ है आसियान की, वो सब हिस्सा ले रही हैं। लेकिन इन 10 में से जो 7 कंट्रीज़ हैं उनको यहाँ पे नहीं रखा गया, जैसे कि लाओस इसके अंदर नहीं है, ठीक है, कैम्बोडिया इसके अंदर आपको नहीं देखने को मिलेगा, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, म्यांमार इसके अंदर नहीं देखने को मिलेगा। तो ये जो 3 कंट्रीज़ हैं वो इस ग्रुप का हिस्सा नहीं है, प्लस ताइवान को भी नहीं ऐड किया। लोगों ने सोचा ये था, पूरी पॉसिबिलिटी थी कि यहाँ पर इस ग्रुप के अंदर या फिर कोई भी इनिशिएटिव उठाया जाएगा यूएस के साइड से तो ताइवान को इंक्लूड किया जाएगा, लेकिन ताइवान को यहाँ पर इंक्लूड नहीं किया गया है, ठीक है। और बाकी चाइना को इसमें ऐड नहीं किया गया क्योंकि चाइना के अगेंस्ट में यहाँ पर पूरा का पूरा ग्रुप तैयार किया गया। तो इसमें कौन कौन से मेंबर्स आप लोग एक बार नज़र मार सकते हो, जापान, साउथ कोरिया, ब्रुनई, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंडिया, यूएस। तो ये सब मिलकर इस नए ग्रुप को बनाते हैं। अब मैंने आपसे बोला कि इस ग्रुप की आलोचना बहुत ज़्यादा हुई। आलोचना क्यों हुई, तो यहाँ पर इसको समझो। यूएस ऑफिशियल्स ने इसको क्लियर कर दिया, ये जो ग्रुप है ये कोई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं होने वाला है। देखो, इस ग्रुप को बनाया गया था, इसका मेजर फोकस यहाँ पर कुछ चीज़ों के ऊपर था कि आपस में यहाँ पर हम लोग काफ़ी सारी चीज़ों के ऊपर काम करेंगे, सप्लाई चेन के ऊपर काम करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर इनका फोकस था कि हम लोग क्लीन एनर्जी के ऊपर काम करेंगे, डीकार्बोनाइजेशन के ऊपर काम करेंगे, यानी कि पोल्यूशन को कम करने के ऊपर, एंटी करप्शन को लेकर स्टेप्स उठाएंगे। तो ये इसके 4 मेजर पिलर हैं जो कि मैंने आपको बताए, इनके ऊपर यहाँ पर ये सारी कंट्रीज़ फोकस करेंगी। लेकिन इसी के साथ में यूएस ने यह भी क्लियर कर दिया कि इन 4 चीज़ों के अलावा अगर आप सोच रहे हो कि जो भी कंट्रीज़ इसका हिस्सा बनी हैं उनके बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होगा, व्यापार बढ़ेगा, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। प्लस यहाँ पे आपका एक और एक्सपेक्टेशन था, सभी कंट्रीज़ एक्सपेक्ट ये कर रही थी अगर ऐसा ग्रुप बना है कि चाइना को टैकल किया जाएगा, सप्लाई चेन को बढ़ाया जाएगा, डिजिटल इकोनॉमी के ऊपर काम किया जाएगा, तो एक एक्सपेक्टेशन ये था कि जो अमेरिका है, अमेरिका अपने आप में एक डेवलप्ड कंट्री है, बड़ी कंट्री है, तो अमेरिका अपना एक मार्केट एक्सेस देगा जिसके बारे में चर्चा की जा रही थी। लेकिन अमेरिका ने अपना मार्केट एक्सेस किसी भी कंट्री को इतना दिया ही नहीं। प्लस यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी उठ रहा था कि अमेरिका जो है, जो टैरिफ वगैरह है वो रिड्यूस कर देगा। अब क्या होता है कि देखो, मान लो ये जो कंट्रीज़ हैं, जितनी भी कंट्रीज़ जो कि इस ग्रुप का हिस्सा बनी है, वो सब यहाँ पे सामान भेजती हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं। अब मान लो उन्होंने एक्सपोर्ट किया अमेरिका में, तो अमेरिका उसके ऊपर टैरिफ लगा रहा है, टैरिफ लगाकर वो सामान थोड़ा सा और महंगा हो जा रहा है, ठीक है। तो जो व्यापार है उसके ऊपर कहीं ना कहीं थोड़े सा रिस्ट्रिक्शन लग जाता है इस चीज़ से। तो एक्सपेक्टेशन ये था कि अमेरिका इस टैरिफ को कम कर देगा, व्यापार को बढ़ावा मिलेगा, इस ग्रुप के अंदर व्यापार बढ़ता हुआ नजर आएगा, ग्रुप और मजबूत होगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और अगर ये काम हो जाता तो ये ग्रुप एक स्ट्रॉन्गर ग्रुप माना जाता। लेकिन अभी यहाँ पर इसको लेकर काफ़ी हद तक क्रिटिसिज्म हो रहा है। बोला गया IPF, यहाँ पर जो नया ग्रुप बनाया गया है ये काफ़ी कमज़ोर साबित हो जाएगा CPTPP के इस मामले में। CPTPP जो वाला ग्रुप आपको देखने को मिलेगा, इसके अंदर 11 कंट्रीज़ इसका हिस्सा हैं और सभी के बीच में काफ़ी सारे एग्रीमेंट्स हुए हुए हैं। अब ये CPTPP के बारे में जब चर्चा हुई है, कुछ नया है, तो हम लोग इसके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। हालांकि इसके बारे में ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, पिछले साल अक्टूबर में डिस्कस किया था और फिर दिसंबर में भी डिस्कस किया था, ठीक है, जब ताइवान ने इस ग्रुप के लिए अप्लाई किया था, आपको याद आ गया होगा। तो CPTPP की फुल फॉर्म है कॉम्प्रहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप। अब इस पॉइंट को आप लोग GS पेपर 2 से रिलेट कर पाओगे, क्योंकि देखो GS पेपर 2 के अंदर हमारे सिलेबस में खुद लिखा हुआ है कि जितने भी यहाँ पर ग्रुपिंग्स हैं, एग्रीमेंट्स हैं, वो सब आपको पढ़ के जाना है। अब ये CPTPP के मतलब है, एक देखो, ये एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, ये नहीं कि जिसमें 11 देश आपको देखने को मिल रहे हैं। वो 11 देश कौन कौन से हैं? कनाडा, मैक्सिको, पेरू, चिली, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनई, सिंगापुर, मलेशिया, वियतनाम, जापान, ये सारी 11 कंट्रीज़ हैं। और ये जो 11 कंट्रीज़ आपको देखने को मिल रही है, इनके बीच में एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, यानी जो व्यापार है इसको पूरी तरह से बढ़ावा मिल रहा है इन सभी देश के बीच में। लेकिन जो अभी नया ग्रुप बना है IPF, इसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है, ये यहाँ पे बताया गया। और देखो, CPTPP के अंदर एक चीज़ ये भी है कि इन्होंने टैरिफ वगैरह हटा दिया, यानी कि जो 11 नेशंस हैं ये आपस में कोई टैरिफ नहीं चार्ज करने वाले। जो गुड्स एंड सर्विस है उनका जो व्यापार है वो यहाँ पर बिल्कुल टैरिफ फ्री होने वाला है, और इसी वजह से व्यापार को एक बढ़ावा मिलने वाला है। और उसके साथ साथ इन्होंने काफ़ी सारी चीज़ों के ऊपर और फोकस किया है कि गुड्स एंड सर्विसेज के बीच में तो व्यापार होगा, उसके साथ फाइनेंशियल सर्विस, टेलीकम्युनिकेशन, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स, इन सब चीज़ों को लेकर भी काम किया जाएगा। तो ये इस वाले ग्रुप का फोकस था। लेकिन IPF क्या है ये आपको क्लियर हो चुका है। तो ये इन्फॉर्मेशन हम लोग को मिल चुकी है। आई होप आप लोग को एक एक बात बहुत अच्छे से क्लियर हो चुकी है, क्योंकि लोगों का फोकस ये था कि अमेरिका अपने कंट्री में मार्केट एक्सेस देगा, क्योंकि अमेरिका के अंदर सामान ले जाकर बेचेंगे तो यहाँ पर डॉलर्स मिलेगा और उससे काफ़ी हद तक फ़ायदा होता हुआ नज़र आएगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आया। क्लियर हुआ? बाकी चाइना ने भी यहाँ पर एक तरीके से बोल दिया है कि देखो, ये जो भी ग्रुप है ऐसा ही ग्रुप है, इसका कोई भी यहाँ पर इतना मतलब फ़ायदा देखने को मिलेगा नहीं।
ठीक है। बाकी यहाँ पर कुछ कंट्रीज़ ने इसको ज्वाइन नहीं किया और बाकी कौन कौन सी कंट्रीज़ ने ज्वाइन किया वो सारी इन्फॉर्मेशन अपने पास ध्यान रखना। इंपॉर्टेंट आर्टिकल होने वाला है आने वाले टाइम पर, इसके ऊपर एडिटोरियल और भी बहुत सारे आर्टिकल्स हम देख पाएंगे। ओके, तो ये ध्यान रखना। और आई होप आपको एक बात ये जो है पूरी अच्छी तरीके से क्लियर हो चुकी है, और अगर क्लियर हो चुका है तो वीडियो पे जो लाइक का बटन है उसको दबा देना। और बाकी आज का जो वीडियो वो थोड़ा सा लेंदी होने वाला है क्योंकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं डिस्कस करने के लिए, तो वो सब डिटेल्स हम लोग डिस्कस करते हुए चलेंगे। फिर उसके बाद एक आर्टिकल आपको यहाँ पर ये वाला देखने को मिल जाएगा। ये भी एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, खासकर जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशन से आप रिलेट कर पाओगे। यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दी गई है, स्टेटमेंट पर इतना फोकस हम लोग नहीं करते हैं, लेकिन जो स्टेटमेंट है थोड़ी काम की है। जो बाइडन ने यहाँ पर कुछ बोल दिया है। जो बाइडन ने बोला कि देखो, अगर यहाँ पर जो चाइना है, चाइना अगर ताइवान को अटैक करता है, जैसे आज के टाइम पर रशिया ने यूक्रेन को किया, तो ताइवान को डिफेंड करने के लिए यूएस उतर जाएगा। ठीक है, तो यूएस जो है यहाँ पर ताइवान को बचाता हुआ नजर आएगा। तो यूएस के प्रेसिडेंट जो बाइडन ने मंडे में खुद बोला कि यहाँ पर ये अपनी फोर्स का इस्तेमाल करेंगे ताकि ताइवान को डिफेंड किया जा सके अगेंस्ट द चाइनीज़ अग्रेशन। इसी वजह से ये आर्टिकल काफ़ी चर्चा में है और काफ़ी तेज़ी से इसके ऊपर बहुत सारे न्यूज़पेपर्स आर्टिकल्स को पब्लिश करते हुए नज़र आ रहे हैं। अब दिक्कत यह है कि हमें यहाँ पे समझना होगा आखिरकार इशू क्या है। ठीक है, अगर हम लोग एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं तो बस यहीं पे इतना ख़त्म हो जाना ही काफ़ी नहीं रहेगा। इसके बाद भी कुछ चीज़ें जो कि हम लोग को जाननी चाहिए। जैसे यहाँ पर ये ताइवान चाइना का आखिरकार इशू क्या देखने को मिलता है, इसके पीछे यहाँ पर क्यों इतना बवाल हो रहा है, तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में डिटेलिंग देता हूँ। अगर हम लोग चाइना ताइवान के रिलेशन के बारे में चर्चा करें तो बहुत लंबे समय पहले से, लगभग सालों से ये विवाद बना हुआ है दोनों देशों के बीच में। उसके बाद आप देख पाओगे ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, इसका अगर हम लोग बैकग्राउंड देखें तो चाइना ताइवान कब अलग हुए थे, क्योंकि एक समय था ताइवान चाइना का ही हिस्सा हुआ करता था। अब ताइवान चाइना से अलग तब हुआ सिविल वॉर के टाइम पर, वहाँ पर एक गृह युद्ध हुआ 1949 में, और उसके बाद में जो ताइवान है वो अलग से एक हिस्सा निकल कर आ गया चाइना से। क्लियर हुआ। अब यहाँ पर आप लोग देख पाओगे ताइवान अलग हुआ, लेकिन उसके बाद में चाइना ने बाद में ताइवान की टेरिटरी के ऊपर वापस से फोकस करना शुरू किया। उन्होंने बोला कि देखो ताइवान हमारा हिस्सा है, ताइवान हमारा हिस्सा वापस से बनना चाहिए। लेकिन उस समय पर ताइवान जब अलग हो चुका था तो बाद में ताइवान के लीडर्स ने यह बोलना स्टार्ट कर दिया कि ताइवान अब किसी का हिस्सा नहीं है, एक सॉवरन स्टेट है। तो यही यहाँ पर इशू उठता है कि ताइवान पहले तो चाइना का हिस्सा था, लेकिन बाद में जब अलग हुआ तो ताइवान का कहना यह है कि अब हम एक अलग ही हिस्सा हैं, एक अलग ही कंट्री हैं। हालांकि यहाँ पर जो चाइना है वो उसको एक अलग कंट्री का रिकग्निशन नहीं देता है, वो कहता यह है कि ताइवान हमारा हिस्सा है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अभी मैं आपको लोकेशन में दिखा देता हूँ थोड़ा सा। अगर हम लोग इंडिया के कंपैरिजन में देखें तो ताइवान आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, बिल्कुल चाइना के जस्ट बगल में आपको यहाँ पर ताइवान नज़र आएगा। इन्हीं के बीच में यहाँ पर ये डिस्प्यूट चलता रहता है, और ये डिस्प्यूट इतना ज़्यादा चर्चा में इसलिए आ चुका है क्योंकि अभी रशिया ने यूक्रेन के ऊपर अटैक किया और उस दौरान कुछ नहीं हो पाया। ठीक है, रशिया के ऊपर कुछ सैंक्शंस वगैरह लगे, उसके बाद वो संभल गया, ये सारी चीज़ें हुई हैं। लेकिन यहाँ पे आप देख पाओगे यही चीज़ की वजह से यहाँ पर चाइना को बढ़ावा मिल सकता है कि चाइना जो है ताइवान के ऊपर अटैक करे और ताइवान को एक तरीके से यहाँ पर वापस से अपनी टेरिटरी के अंदर लेकर आए। क्लियर हुआ। अब बहुत साल हो चुके इस डिस्प्यूट को। उसके बाद में चाइना एक बात बोलता है, चाइना एक फार्मूला लेकर आया और वो फार्मूला ताइवान को दिया कि देखो इस फार्मूला पर चलते हैं हम लोग। चाइना ने यह बोला हम यहाँ पे अपनाएंगे 1 कंट्री 2 सिस्टम, मतलब कि ताइवान चाइना दोनों एक ही कंट्री मानी जाएगी, लेकिन जो सिस्टम होगा दोनों के अंदर वो अलग अलग होगा। तो चाइना ने ये ऑफ़र रखा, लेकिन इस ऑफ़र को ताइवान ने रिजेक्ट कर दिया। ताइवान ने यहाँ पर बोल दिया नहीं, हम लोग इसको नहीं मानने वाले, हम लोग यहाँ पर अलग ही कंट्री हैं और अलग सिस्टम हम लोग को चाहिए। तभी से ये डिस्प्यूट जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है आज के टाइम पर। और अगर कोई भी दूसरी कंट्री ताइवान के साथ में रिलेशन बनाती है, कोई भी दूसरी कंट्री ताइवान को एज अ कंट्री रिकग्निशन देती है, तो चाइना उस कंट्री के साथ में अपने रिलेशन को ख़राब कर लेता है। इस प्रकार की चीज़ें भी हम लोग देखते हैं, क्योंकि चाइना नहीं चाहता कि कोई दूसरा देश ताइवान को एक देश माने, क्योंकि ताइवान पहले ही चाइना की टेरिटरी था और चाइना मानता है कि वो अभी भी चाइना की टेरिटरी है। लेकिन उसके बावजूद भी चाइना को काफ़ी सारे कंसर्न्स है, काफ़ी सारी प्रॉब्लम है, काफ़ी सारी चीज़ों को लेकर चिंता है। वो चिंता किस चीज़ को लेकर आपको मैं थोड़ा सा इसके बारे में बताता हूँ। हुआ क्या है, पिछले कुछ टाइम पे ताइवान को बहुत ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन मिलने लगा है, यानी ताइवान को एज अ कंट्री देखा जा रहा है। अगर हम लोग बात करें तो ताइवान को मेंबरशिप मिल चुकी है बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर। हमारे पास अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस है, उसमें ताइवान को मेंबरशिप मिली है। ताइवान के साथ में बहुत सारे कंट्रीज़ ने अपने रिलेशंस को एस्टेब्लिश कर लिया। लगभग 15 देश हैं, जिसमें कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूरोपियन यूनियन के नेशंस है, जापान है, न्यूजीलैंड है। इन सब ने ताइवान के साथ में रिलेशंस को बनाया है। उसके बाद यहाँ पे बताया गया लगभग हमारे पास 38 इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं,
यानी कि एक ऐसे ग्रुप आपको देखने को मिलेंगे जहां पर इन ग्रुप के जो अंदर जो कंट्रीज़ हैं उनकी सरकारें मिलकर काम करती हैं, और इन ग्रुप के अंदर ताइवान को ऐड कर लिया गया है। जैसे कि WTO के अंदर, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ताइवान एक हिस्सा है, एक मेंबर है। एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉपरेशन के अंदर ताइवान एक पार्ट है। एशियन डेवलपमेंट बैंक के अंदर एक पार्ट है। तो इसी प्रकार से ताइवान को लगातार रिप्रेजेंटेशन मिलता जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं चाइना के लिए चिंता वाली बात बनती जा रही है। चाइना इस चीज़ को पसंद करता नहीं है। फिर उसके बाद में अब यहाँ पे चाइना कुछ करेगा तो उसके लिए चाइना को काउंटर करने के लिए, चाइना एक चीज़ से और नाराज़ ये हो गया कि चाइना को काउंटर करने के लिए यूएस ने काफ़ी सारी चीज़ें बना दी हैं। यूएस ने एक ऑकस ग्रुप को खड़ा कर दिया है, यानी कि ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएस के ग्रुप को आपको पता होगा, ये ऑकस ग्रुप खड़ा कर दिया गया है, जहाँ पे ऑस्ट्रेलिया को भी सबमरीन्स वगैरह देने के बारे में चर्चा की है। उसके बाद में आपको पता होगा जो क्वाड ग्रुप है, क्वाड ग्रुप भी यहाँ पर चाइना के अगेंस्ट में वर्क कर रहा है। क्वाड ग्रुप के बीच में एक मालाबार एक्सरसाइज होती है, मालाबार अभ्यास होता है। तो इसकी वजह से भी यहाँ पर चाइना को चिंता है कि चाइना को काउंटर करने के लिए जो इंडो पैसिफिक रीजन है या ताइवान के आसपास वाला रीजन है, यहाँ पर काफ़ी सारे ग्रुप्स ऑलरेडी खड़े हो चुके हैं। उसके बाद में ताइवान को बहुत बुरी तरह से सपोर्ट मिल रहा है। अब बहुत बुरी तरह से तो नहीं कह सकते, बहुत स्ट्रांगली सपोर्ट मिल रहा है यूएस का। अब यूएस से यहाँ पर जो ताइवान है वो बहुत सारे हथियार को परचेज़ कर रहा है, जैसे कि अपग्रेडेड F-16 फाइटर जेट्स हो गए, आर्म ड्रोन्स, रॉकेट सिस्टम, हार्पून मिसाइल्स। तो ये सारी चीज़ें ऑलरेडी बहुत सारी परचेज़ कर ली हैं ताइवान ने, और लगातार परचेज़ कर रहा है, जिसकी वजह से अगेन चाइना को यहाँ पर काफ़ी हद तक चिंता हो चुकी है इस चीज़ को लेकर भी। क्लियर हुआ? तो ये बात है, आप लोग को ध्यान रखनी है। ये कुछ इश्यूज़ आपको देखने को मिलते हैं। यही है आज के टाइम पर रिलेशन चाइना और ताइवान के बीच में। तो इसी को लेकर चाइना पहले भी काफ़ी स्टेटमेंट दे चुका है कि ताइवान को कब्जा लेंगे, ताइवान को अपना पार्ट बनाएंगे, और इसी चीज़ को देखते हुए जो बाइडेन का स्टेटमेंट है कि नहीं, हम ऐसा होने नहीं देंगे। अगर ऐसा होता है तो ताइवान को बचाने, ताइवान को डिफेंड करने यूएस इस वॉर में उतर ही आएगा। क्लियर हुआ? चलो आगे आते हैं उसके बाद अगले आर्टिकल की तरफ। अब जो नेक्स्ट आर्टिकल है, फ्रंट पेज पर ही आज काफ़ी सारे आर्टिकल्स हैं। ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट होने वाला है, खासकर जीएस पेपर 3 एनवायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पर भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो कि डिस्कस करेंगे। यहाँ पे बोला गया इंडिया जो है ग्रीन हाइड्रोजन के मामले में एक लीडर बन जाएगा, और वो बहुत जल्दी होने वाला है। ऐसा जो हमारे मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस हैं हरदीप सिंह पुरी, इन्होंने यहाँ पर मंडे में बोला। अब ये सारी बातें यहाँ पर बोली गई हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अंदर, जो कि डेवोस के अंदर चल रहा है स्विट्ज़रलैंड में। ठीक है, तो यहीं पर ये सारी स्टेटमेंट दी गई है। बोला गया देखो, भारत आज के टाइम पर बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। अगर हम लोग किसी दूसरे कंट्री कंपैरिजन में बात करें तो भारत ग्रीन ट्रांजिशन के अंदर, ग्रीनरी के अंदर काफ़ी तेज़ी से बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। प्लस उसके बाद में यहाँ पर चाहे आप लोग ग्रीनरी के बारे में बात करो या उसके बाद वैक्सीन प्रोडक्शन के मामले में बात करो, तो इंडिया आज के टाइम पर काफ़ी सारी चीज़ों में आगे चल रहा है। और यहीं पर एक फोकस हम लोगों ने रखा है किस चीज़ का, ग्रीन एनर्जी का, और यहीं पर हमने एक फोकस किया है हाइड्रोजन का, ग्रीन हाइड्रोजन का। ठीक है, तो ये ग्रीन हाइड्रोजन है, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको देखने को मिल जाएगी, जो कि भारत का एक बहुत बड़ा पोटेंशियल, एक ताकत बनकर निकलेगी। और यहीं से हम लोग क्या कर सकते हैं, बहुत सारी कंट्रीज़ को इस चीज़ को एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। ग्रीन हाइड्रोजन होता क्या, क्योंकि देखो एकमात्र कॉन्सेप्ट इस आर्टिकल के अंदर समझने के लिए या फिर जहाँ से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बनने के चांसेस है वो यही है कि ग्रीन हाइड्रोजन क्या है। ठीक है, तो अभी मैं आपको वो समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले कुछ और बातें भी कवर करते हैं। तो अभी इंडिया ने यहाँ पर इसमें हिस्सा ले रखा है, जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम चल रहा है डेवोस के अंदर, यहाँ पे इंडिया पार्टिसिपेट कर रहा है। ठीक है, अभी यहाँ पर आप कह सकते हो कि इस साल भारत को 25 साल हो जाएंगे जो कि यहाँ पर इस इकोनॉमी के अंदर पार्टिसिपेट करते हुए, इस फोरम के अंदर पार्टिसिपेट करते हुए। ठीक है, तो वो बात यहाँ पे बताई गई हैं। फिर उसके बाद बताया गया कि जो ये भी समिट हो रही है आपकी बार, ये जो भी मीटिंग चल रही है, यहाँ पर काफ़ी सारे डिस्कशन हुआ है, जहाँ पे मेजर फोकस किया गया डिजिटल इकॉनमी के ऊपर, एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर, यूनिकॉर्न्स को बनाने के ऊपर भी यहाँ पर फोकस किया गया है। तो वो सारी बातें यहाँ पर बताई जा रही हैं। लेकिन अब आते हैं हम लोग अपने एक मेजर पॉइंट के ऊपर, कि यहाँ पर डिस्कशन किया गया कि भारत ग्रीन हाइड्रोजन में एक लीडर बनेगा। तो ये ग्रीन हाइड्रोजन आखिरकार क्या होता है, थोड़ा सा हम लोग इसको क्लियर करते हैं। पहले तो हम लोग देखें हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन यहाँ पर सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला एलिमेंट्स आपको देखने को मिल जाएगा पूरे पृथ्वी पर। ठीक है, और एक क्लीनर ऑल्टरनेटिव है, यानी कि जो आज के टाइम पर हम लोग पेट्रोल इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, उसका एक बहुत अच्छा ऑल्टरनेटिव है जो कि पोल्यूशन बिल्कुल नहीं क्रिएट करेगा। अब हाइड्रोजन जो है वो यहाँ पर उसके अलग अलग प्रकार के ऊपर डिपेंड करता है। हम लोग उसको प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, अगर हम लोग हाइड्रोजन को जलाएं तो हमें पानी मिल जाता है, तो उससे कोई पोल्यूशन क्रिएट होता नहीं है। हाइड्रोजन के प्रकार में के बारे में अगर हम लोग चर्चा करें तो अभी हम लोग ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में डिस्कशन करेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं, अलग अलग टाइप के होते हैं ये हाइड्रोजन। ग्रीन हाइड्रोजन होता है, उसके बाद ब्राउन हाइड्रोजन, ग्रे हाइड्रोजन, ब्लू हाइड्रोजन, ये अलग अलग प्रकार के होते हैं। आपको सबके बारे में जानना होगा। अब ये ग्रीन हाइड्रोजन बनाते कैसे हैं?
तो इसके बनाने का पीछे का प्रोसेस आपको समझाता हूँ कि मान लो यहाँ पर एक वाटर है, चलो पिक्चर से समझते हैं थोड़ा सा। यहाँ पर देखो, ये वाटर हो गया, इसी वाटर को इस्तेमाल करना है हमें। इस वाटर के अंदर हम लोग एक इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे। उस इलेक्ट्रोलिसिस से क्या होगा, ये जो पानी है इसको हम लोग सेपरेट कर देंगे, यानी कि बांट देंगे दो हिस्सों में। पानी में से हम लोग ऑक्सीजन अलग कर देंगे और हाइड्रोजन अलग कर देंगे। ये कैसे किया जाएगा, ये इलेक्ट्रोलिसिस से किया जाएगा। इसी से यहाँ पर ये दोनों चीज़ें अलग हो जाएंगी। अब ये इलेक्ट्रोलिसिस कैसे होगा, तो इसके लिए हमें इलेक्ट्रिसिटी और पावर की आवश्यकता पड़ेगी, और वो जो पावर है वो हमारी यहाँ से निकल कर आएगी। पावर का यूज़ किया हम लोगों ने। अब पावर का यूज़ करते हुए हमने पानी के अंदर यानी कि वाटर के अंदर इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस किया, जिससे क्या हुआ, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों स्प्लिट हो गए और हाइड्रोजन हमको मिल गया, और हाइड्रोजन गैस का फिर हम लोग आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लियर हो गया। लेकिन आप कहोगे इसमें ग्रीन हाइड्रोजन का मतलब क्या है। ग्रीन हाइड्रोजन का मतलब यह है कि अगर आप एक चीज़ ये भी देखो, पानी के अंदर इलेक्ट्रोलिसिस करने के लिए जो इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता पड़ रही है, अगर हम लोग उसको कोयले से जनरेट करते तो, अगर कोयले से उसको जनरेट किया जाता तो पोल्यूशन होता, ठीक है, क्योंकि आपको पता है बिजली जनरली कोयले से ही बन रही है, तो जब बनाते हैं तो बहुत सारा पोल्यूशन होता है। लेकिन यहाँ पर जो बिजली हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो कोयले वाली यूज़ नहीं कर रहे हैं, वो हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी कि सोलर पैनल से जो हम लोग को एनर्जी जनरेट होकर मिल रही है, यानी सूर्य की एनर्जी से मिल रही है, विंड एनर्जी से मिल रही है, तो यहाँ से जो हम लोगों को एनर्जी मिल रही है उसका हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ग्रीन एनर्जी मिल रही है। इसी वजह से इसको हम लोग ग्रीन हाइड्रोजन बोलते हैं। क्लियर हो गया कि यहाँ पर बिल्कुल भी एनर्जी को जनरेट करने में बिल्कुल पोल्यूशन नहीं हो रहा है। ग्रीन एनर्जी का इस्तेमाल करके, रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल करके इस इलेक्ट्रोलिसिस को कंडक्ट किया जा रहा है। दैट इज़ वाई यहाँ पर इसको ग्रीन हाइड्रोजन बोला जाता है। और इसके अंदर क्या होता है मैंने आपको बता दिया। और फिर उसके बाद यहाँ पे ग्रीन के बाद एक आता है ब्राउन हाइड्रोजन। ब्राउन हाइड्रोजन को हम लोग प्रोड्यूस करते हैं किससे, कोयले को जलाकर, तो यहाँ पे पोल्यूशन बहुत होता है, इस वजह से इसको ब्राउन हाइड्रोजन बोला गया। उसके बाद आता है ग्रे हाइड्रोजन। ग्रे हाइड्रोजन प्रोड्यूस किया जाता है नेचुरल गैस से, तो यहाँ पर भी एमिशंस वगैरह होता है, यहाँ पर भी पोल्यूशन होता है। उसके बाद आता है एक ब्लू हाइड्रोजन। ब्लू हाइड्रोजन भी नेचुरल गैस से बनता है, लेकिन इसको ब्लू हाइड्रोजन का नाम इसलिए दिया कि जब यहाँ से पोल्यूशन होता है तो उस पोल्यूशन को यहाँ पर टैकल कर लिया जाता है, उसको स्टोर कर लिया जाता है, उसको कैप्चर कर लिया जाता है, तो उस पोल्यूशन से इतना नुकसान नहीं होता, तो इस वजह से इसको हम लोग ब्लू हाइड्रोजन बोलते हैं। तो आई होप आपको इन सारे हाइड्रोजन्स के बीच का डिफरेंस क्लियर हो चुका है। हाइड्रोजन का यूज़ क्या होता है, देखो काफ़ी जगह पर यूज़ कर सकते हैं। एनर्जी की तरह हम लोग इसका यूज़ करते हैं, एनर्जी सोर्स की तरह यूज़ करते हैं। बहुत सारी एनर्जी हाइड्रोजन के अंदर देखने को मिलती है, इससे हम लोग बिजली को बना सकते हैं, पावर और हीट जनरेट कर सकते हैं। इंडिया के सिनेरियो के अगर हम लोग बारे में चर्चा करें तो भारत के अंदर हाइड्रोजन का कंजम्पशन आज के टाइम पर काफ़ी अच्छा खासा हो रहा है। भारत हर साल लगभग 6 मिलियन टन्स के आसपास हाइड्रोजन को कंज्यूम कर रहा है, और ये हाइड्रोजन का कंजम्पशन हम लोग अमोनिया को प्रोड्यूस करने के लिए, मीथानॉल को प्रोड्यूस करने के लिए कर रहे हैं अपने इंडस्ट्रीज़ के अंदर, ठीक है। और यही जो कंजम्पशन है वो काफ़ी बढ़ जाएगा, 2050 तक ये 28 मिलियन टन तक का हो जाएगा, जो आज के टाइम पर 6 मिलियन टन का है। तो ये यहाँ पर एक डिफरेंस बताया गया। हम लोग इतना ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं कि आने वाले टाइम पर इस हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करने के बाद में, अपने कंट्री में यूज़ में लेने के बाद में जो सरप्लस होगा वो हम लोग एक्सपोर्ट तक कर सकते हैं। ग्रीन हाइड्रोजन की जो कॉस्ट है ऑब्वियस सी बात है अभी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इसमें काफ़ी तामझाम है, तो उसकी वजह से कॉस्ट ज़्यादा पड़ जाती है। लेकिन बताया गया समय के साथ में 2030 तक जो हाइड्रोजन की कॉस्ट है वो यहाँ पर कम्पीट करेगी कोयले और क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस के साथ में, तो यहाँ पर कॉस्ट ऑब्वियस सी बात है नीचे आ जाएगी आने वाले टाइम पर। क्लियर हुआ। फिर उसके बाद में यहाँ पे बताया गया कि हम लोग, मैंने आपको बता दिया, एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं और यहाँ पर एक नेट एक्सपोर्टर बन सकते हैं 2030 तक, जो कि यहाँ पर खुद पुरी साहब ने डिस्क्राइब किया इसको। क्लियर हुआ। तो ये 3 आर्टिकल थे फ्रंट पेज पर जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। आई होप आपको एक क्लैरिटी मिल चुकी है अच्छे से। आगे चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। नाउ यहाँ पर एक छोटा सा आर्टिकल है, कुछ इन्फॉर्मेशन है, इसका भी आने वाले टाइम पर यूज़ हो सकता है, कहीं ना कहीं एडिटोरियल्स के ऊपर पब्लिश हो सकता है, तो इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ऑक्सफैम की एक रिपोर्ट आई है और उस रिपोर्ट ने बताया ये कोविड-19 पेंडेमिक के टाइम पर जो बिलियनियर्स हैं वो बहुत सारे बन चुके हैं, यानी बहुत सारे बिलियनियर्स बन चुके हैं, बहुत सारे लोग अमीर हुए हैं। हर 30 घंटे के अंदर एक नया बिलियनियर बना है कोरोना के टाइम पर, ऐसा बताया गया। और जो गरीबी है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ी है, मतलब अमीर और अमीर हो गया और गरीब और गरीब हो गया। पॉवर्टी जो है वो एक्सट्रीम पॉवर्टी की कैटेगरी के अंदर जा चुकी है, ऐसा ऑक्सफैम की रिपोर्ट ने बताया। इस रिपोर्ट ने यहाँ पे बताया कि लगभग 573 जो लोग हैं वो यहाँ पर नए बिलियनियर, यानी कि वो पहले बिलियनियर नहीं थे, तो इतने लोग नए बिलियनियर बने हैं इस पैंडेमिक के टाइम पर, जिससे पता चलता है कि हर 30 घंटे में एक नया बिलियनियर हम लोगों को मिला है।
और ऑक्सफैम की रिपोर्ट ने एक्सपेक्टेशन ये भी किया कि आज के टाइम पर गरीबी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और गरीबी पे अगर हम लोग बात करें तो आने वाले टाइम पर 263 मिलियन और भी बहुत सारे लोग एक्सट्रीम पॉवर्टी की कैटेगरी के अंदर जा सकते हैं। ये भी बात यहाँ पर मेंशन की जा रही है। क्लियर हुआ। अब जितना भी यहाँ पर बिलियनियर्स क्रिएट हुए हैं, यानी कि जितने भी बिलियनियर आपको देखने को मिलेंगे, इनकी जो टोटल वेल्थ है, जो भी इनकी कमाई है, वो दुनिया की जीडीपी के 13.9% के मुकाबले आपको देखने को मिल जाएगी, जो कि एक बहुत बड़ा चेंज हुआ है अगर हम इसको कंपेयर करें साल 2000 से। तो साल 2000 से 2022 के बीच में एक बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट हुआ है, आप लोग ध्यान में रख सकते हो। साल 2000 में यहाँ पर आप कह सकते हो कि जितने भी बिलियनियर्स थे, उनकी जो भी इनकम थी, उनका जो भी वेल्थ था, वो जीडीपी का 4.4% था, जो कि आज के टाइम पर ये 13.9% का पहुंच चुका है। तो बहुत सारा पैसा यहाँ पर बिलियनियर्स ने बनाया है, खासकर पेंडेमिक के टाइम पर। तो ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आई है, बस खाली इतना ही ध्यान रखना। आगे चलते हैं अगले आर्टिकल पर। नाउ अब पहले हम लोग अपने एडिटोरियल डिस्कशन को देखेंगे, क्योंकि ट्यूसडे है, ट्यूसडे में काफ़ी सारे एडिटोरियल्स आते हैं, इंपॉर्टेंट आते हैं, तो पहले हम लोग उनको कवर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक एडिटोरियल है हमारे पास ये वाला, जहाँ पे ज्ञानवापी मॉस्क के बारे में चर्चा की जा रही है, ठीक है। आपको पता होगा ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर ऑलरेडी काफ़ी सारा विवाद चल रहा है, तो ऑथर ने इसी को लेकर लिखा है कि देखो ऐसा पहले भी हुआ था, बाबरी मस्जिद वाला विवाद, वैसे यहाँ पर अभी फिर से हो चुका है, लेकिन इनके बीच में एक डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है उसको यहाँ पे बताया है। 2-4 मेजर पॉइंट्स है डिस्कस करने के लिए। फिर उसके बाद ज्ञानवापी मॉस्क के बारे में थोड़ा जानेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हम लोग जानेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट होगा। फिर उसके बाद यहाँ पर आप देख पाओगे नेक्स्ट एडिटोरियल है। अगला एडिटोरियल यहाँ पर इंपॉर्टेंट सा है, कुछ नई चीज़ यहाँ पर आई है, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद नई चीज़ निकल कर आई है, अदरवाइज़ रशिया यूक्रेन और यही सारी चीज़ें चल रही थी। तो इस एडिटोरियल के अंदर फोकस किया जाए कि बाहर की किसी यूनिवर्सिटी को क्या चांस मिल सकता है इंडिया के अंदर ओपन कराए वो अपनी ब्रांच को। तो क्या बाहर का विदेशी कोई भी यूनिवर्सिटी है, कोई हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है, वो अपनी ब्रांच इंडिया के अंदर ओपन कर सकती है? अगर करती है तो उससे फ़ायदा बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन उस ब्रांच को ओपन करने में कितनी सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, वो सारी बातें यहाँ पे बताई गई है। प्रैक्टिकली वो चीज़ें थोड़ी इम्पॉसिबल सी लगती हैं, वो सारी बातें यहाँ पर ऑथर मेंशन करते हैं, तो इसका डिस्कशन हम लोग करेंगे यहाँ पर। फिर उसके बाद यहाँ पर वैक्सीन के बारे में चर्चा की गई है, तो यहाँ पे आप लोग इस आर्टिकल को स्किप कर सकते हो, हमारे काम का नहीं है। एक एडिटोरियल ये देखने को मिलेगा जो कि फैमिली प्लानिंग गोल्स को लेकर चर्चा करता है, ठीक है। तो इंडिया को फोकस करना है अपनी फैमिली प्लानिंग सर्विसेज के ऊपर में, और वो कैसे की जा सकती है वो यहाँ पर समझाई गई है, तो इसको भी थोड़ा सा हम लोग देखने वाले हैं। फिर उसके बाद में जब हम लोग टेक्स्ट और कॉन्टेक्स्ट के बारे में चर्चा करते हैं, तो एक आर्टिकल ये है असम के अंदर जो बाढ़ आई है उसको लेकर, ठीक है। कुछ मेजर पॉइंट्स यहाँ पर नहीं, आपको पता है असम के अंदर हालात काफ़ी बुरे हो चुके हैं इस बाढ़ की वजह से, वही डिवास्टेशन इफेक्ट्स के बारे में यहाँ पर ये सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है। लैंडस्लाइड देखने को मिला, और इस लैंडस्लाइड की वजह से आप लोग यहाँ पर एक पिक्चर देख पा रहे होंगे, ट्रेन वगैरह जो है वो पूरी तरह से पलट गई है। इतने बुरे हालात हैं, ठीक है, मतलब कि बहुत सारे लोगों को अपनी जगह खाली करनी पड़ चुकी है। उसके बाद उनके घर वगैरह यहाँ पर बर्बाद हो चुके हैं, इतना सारा डिस्ट्रक्शन यहाँ पर असम के अंदर क्रिएट हुआ है, वो सारी बातें यहाँ पर मैंशन की गई हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो आर्टिकल है बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, यहाँ पर चर्चा की गई है टोमेटोज़ के बारे में। अब जो ये टोमेटो है, ये टोमेटो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकता है अगर इसके अंदर हम लोग जेनेटिकली इंजीनियरिंग का कॉन्सेप्ट लगा दे, तो यानी कि इसके अंदर हम लोग कुछ मॉडिफिकेशन कर दें, और इसी मॉडिफिकेशन के माध्यम से ये टोमेटो एक ऐसा टोमेटो बन जाएगा जो कि आज के टाइम पर पूरे दुनिया के अंदर 99% लोगों के अंदर एक विटामिन की कमी है, वो विटामिन को पूरा कर सकता है। तो मतलब ये आर्टिकल भी काफ़ी ज़बरदस्त है। तो ये सारे एडिटोरियल से हमारे डिस्कस करने के लिए, चलो इसी एडिटोरियल से स्टार्ट करते हैं। अब एडिटोरियल डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों के लिए एक क्वेश्चन है मेंस का, ठीक है, क्योंकि आपको पता होगा डेली बेसिस पर एक मेंस का क्वेश्चन आपको दिया जाता है। तो मेंस का क्वेश्चन क्यों है ये मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। अभी 2 दिन पहले पोल्यूशन को लेकर एक रिपोर्ट आई थी, मैंने आपके साथ में करंट अफेयर के वीडियो में डिस्कस किया है, तो उसी को लेकर आर्टिकल बोला गया कि जो देखो एयर पोल्यूशन है एक सबसे बड़ा रीज़न बन चुका है लोगों की डेथ का। तो बहुत सारी जो इंडियन पॉपुलेशन है वो इसी वायु प्रदूषण की वजह से अपनी जान गंवा रही है, इस पॉइंट को ध्यान रखना। फिर दूसरा सेंटेंस यहाँ पे बोलता है कि भाई हम लोगों को यहाँ पर कौन कौन से पॉलिसीज़ की आवश्यकता पड़ेगी कि हम लोग किस प्रकार से इस एयर पोल्यूशन से टैकल कर सकते हैं, किस प्रकार से जो ये डेथ हो रही है कंट्री के अंदर उससे टैकल किया जा सकता है। तो इसके ऊपर आपको पूरा एक आंसर लिखना है। आंसर लिखने के बाद में कहाँ पर सबमिट करना है, सबमिट करने के लिए टेलीग्राम पर आना, सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन। जैसे आप टाइप करोगे आपके आगे एक मेंस आंसर राइटिंग वाला ग्रुप आएगा, इस पर जैसे आप लोग टैप करोगे ये ग्रुप ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग देख पाओगे
कि किस प्रकार से डेली बेसिस पर आंसर राइटिंग करवाई जाती है। ये कल का आंसर था, ये कल का मेंस क्वेश्चन था, उसके बाद ये उससे पहले के मेंस क्वेश्चन ये आपको रोज़ाना मिल रहे हैं। तो आज का मेंस क्वेश्चन भी आपको मिल जाएगा यहाँ पर लिखा हुआ। तो जैसे आप लोग जाओगे वहाँ पे कमेंट लिखा हुआ है, उस पर टैप करना, वो टैप करोगे आपको वो दूसरे पेज पर लेकर चला जाएगा। जब आप दूसरे पेज पर जाओगे तो आप अपने आंसर को लिख कर वहाँ पे उसकी पिक्चर क्लिक कर कर पोस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर ये करना है। फ़ायदा ये होगा कि बहुत सारे लोग इसको ग्रुप को ज्वाइन कर चुके हैं, और जब आप लोग अपने आंसर को सेंड करते हो तो आपस में वो सब लोग रिव्यू कर रहे हैं एक दूसरे के आंसर को, तो वो आप लोग कर सकते हो। और ध्यान रखना, कोई भी फालतू यहाँ पे बकवास नहीं होनी चाहिए। अपना आंसर पोस्ट करना, आंसर पोस्ट करना, उसके बाद में जो भी यहाँ पे एक रिव्यू होगा वो रिव्यू कर लेना। उसके बाद यहाँ पर कोई भी फालतू का कोई लिंक वगैरह, कोई दूसरे वीडियोज़ का लिंक, कोई दूसरा यहाँ पर मटेरियल वगैरह मत सेंड करना, उससे काफ़ी सारे इशूज़ क्रिएट होते हैं, ठीक है। आगे आते हैं। अब यहाँ पे बात करें इस वाले आर्टिकल की, तो इस आर्टिकल में चर्चा की गई है टोमेटोज़ के बारे में। देखो, मैं आपको एक चीज़ टू द पॉइंट बताता हूँ कि विटामिन डी यहाँ पर एक ऐसा विटामिन है जिसकी आज के टाइम पर 99% लोगों के अंदर, 92% लोगों के अंदर एक कमी देखने को मिलती है। मतलब प्रॉपर विटामिन डी होता ही नहीं है बहुत सारे लोगों के अंदर में, ठीक है। ऐसा सिनेरियो आज के टाइम पर क्रिएट हो चुका है। कोविड-19 के टाइम पे तो यहाँ पे लोग घर में ही रहे, उसके बाद में और ऐसी सीन क्रिएट हो चुका है कि विटामिन डी की और ज़्यादा कमी हो चुकी है। अब इस चीज़ को देखते हुए एक स्टेप उठाया जा रहा है, वो स्टेप है टोमेटो को लेकर। टोमेटो में हम लोग इस प्रकार से चेंजेस कर देंगे कि विटामिन डी बढ़ जाएगा, और वो टोमेटो अगर इंसान खाएगा तो विटामिन डी उसके अंदर आ जाएगा। इससे हम लोग ये जो माइक्रो न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी यानी कि इसकी जो कमी है वो पूरी कर सकते हैं, ठीक है। उसी को लेकर ये पूरा का पूरा एडिटोरियल लिखा गया है। तो यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया कि हमारे पास सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं। आपको पता है कि टोटल हमारे पास 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं। इन 17 गोल में से जो गोल नंबर 2 है वो ये बोलता है कि हम लोगों को हंगर ख़त्म करना है, भुखमरी को ख़त्म करना है पूरी दुनिया से। और ये जो गोल हैं पूरे के पूरे 17 गोल, ये हमें 2030 तक अचीव करना है। कोई बात करता है गरीबी ख़त्म करना है, हंगर ख़त्म करना है, ये सारे गोल्स हमारे देखने को मिलते हैं। तो दूसरा गोल यहाँ पर हंगर को लेकर चर्चा करता है। अब हंगर को लेकर एक डेटा है, ये बताया गया कि 2020 के अंदर एक एस्टिमेटेड यहाँ पर डेटा ये बोलता है कि लगभग 690 मिलियन पीपल के आसपास जो लोग हैं वो यहाँ पे कहीं ना कहीं हंगरी, ये भुखमरी से सफ़र करें, ठीक है, ऐसा बताया गया। और ये जो नंबर है वो आने वाले टाइम पर बढ़ जाएगा, और पिछले कुछ टाइम पे भी बढ़ता हुआ नज़र आया है। पिछले कुछ टाइम पे मिलियंस पीपल आप देख पाओगे वो आज के टाइम पर भुखमरी से सफ़र कर रहे हैं। तो ऐसा यहाँ पर अलग अलग इंडेक्स खुद शो करता है, और पॉसिबिलिटी यहाँ पर यह बताई जा रही है कि ये जो भुखमरी, ये जो नंबर दिख रहा है 690 मिलियन का, वो 2030 तक 840 मिलियन तक का पहुँच सकता है। तो जहाँ पर हम लोग एक तरफ फोकस ये कर रहे हैं कि भुखमरी को हम लोग कम कर सकें, हमारा गोल नंबर 2 बोलता है ख़त्म करना है हमें इस भुखमरी को, वहीं पर 2030 तक का हमने टारगेट रखा है। तो इसी साइड पर आप देख पाओगे दूसरी सिचुएशन क्या क्रिएट हो रही है, भुखमरी बढ़ती हुई नज़र आ रही है। और अगर ऐसा ही सिचुएशन चलती रही, यही ट्रेंड अगर चलता रहेगा, तो ये जो भुखमरी है ये 2030 तक 840 मिलियन लोगों के अंदर देखने को मिल जाएगी। 840 मिलियन लोगों को सफ़र कर रही होगी ये हंगर, ठीक है। तो मतलब कि सिचुएशन सुधरने की बजाय और बिगड़ सकती है। अब ऐसा कैसे हो सकता है? तो इसके पीछे का कारण है इनविजिबल हंगर। अब ये मतलब कि अनदेखा हंगर, हंगर चल तो रहा है, भुखमरी चल रही है, लेकिन वो दिख नहीं रही है। अब वो क्या है उसको थोड़ा समझते हैं। ये इनविजिबल हंगर एक नया सा कॉन्सेप्ट है, ये क्या बोलता है ये। देखो, हंगर की बात करते तो हंगर भी अलग अलग प्रकार के आपको देखने को मिलते हैं। एक तो प्रॉपर कोई भी खाना नहीं मिल रहा है, वो हंगर वाली सिचुएशन है। कुछ समय पर मतलब कि दिन में एक बार मिल जा रहा है, 2 दिन में एक बार मिल रहा है, इस प्रकार का सिनेरियो भी क्रिएट होता है, तो वहाँ पे वो हंगर देखने को मिलेगा। लेकिन एक हंगर आपको ऐसा देखने को मिलता है जिसको हम लोग बोलते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट माल न्यूट्रिशन, MM। माइक्रो न्यूट्रिएंट माल न्यूट्रिशन का मतलब यह है कि एक ऐसा व्यक्ति जिसके बॉडी के अंदर खाना तो गया है लेकिन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स नहीं गए हैं। अब आप कहोगे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हो गए हमारे विटामिन्स एंड मिनरल्स, आपको ध्यान रखना है। बाकी मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की बात करें तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के अंदर हमारा कार्बोहाइड्रेट आ जाता है, ठीक है, फैट आ जाता है, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, प्रोटीन आ जाता है, ये सारे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के अंदर हमारा विटामिन मिनरल्स आता है। हम इन चीज़ों के ऊपर ध्यान देते हैं, रोटी चावल खा लेते हैं, सब कार्ब्स हम लोगों को मिल जाता है, लेकिन विटामिन्स एंड मिनरल्स नहीं मिल पाते, ठीक है। तो उसी को लेकर एक सबसे बड़ा हंगर देखने को मिलेगा, इसी की सबसे बड़ी कमी आपको देखने को मिलेगी,
ठीक है, ये यहाँ पर बताया गया कि विटामिन्स मिनरल्स की जो डेफिशिएंसी है लोगों की डाइट के अंदर, यही यहाँ पर एक इनविजिबल हंगर है कि लोग खाना तो खा रहे हैं लेकिन विटामिन्स मिनरल्स उनके बॉडी के अंदर नहीं जा रहा है। ये एक इनविजिबल हंगर की कैटेगरी के अंदर आता है, इसी को हम लोग इनविजिबल हंगर बोलते हैं और ये अपने आप में बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। लेकिन कुछ लोग हैं जो कि इस चीज़ को टैकल करने के लिए क्या करते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट सप्लीमेंट्स को ऐड कर लेते हैं टैबलेट्स की फॉर्म में, कैप्सूल की फॉर्म में। यहाँ पे कुछ न्यूट्रिएंट्स टैबलेट्स आती हैं, वो सब कंज्यूम कर ली जाती हैं। लेकिन एक और तरीका नज़र आता है, एक तरीका ये नज़र आता है, देखो एक तो तरीका हो गया टैबलेट्स और सप्लीमेंट्स, दूसरा मेथड यहाँ पर हो गया किसका, फोर्टिफाइड फूड प्रोडक्ट्स। फोर्टिफाइड फूड प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, आपको मैंने बहुत ध्यान से समझाया है पहले कुछ टाइम पे। आपको पता होगा जो चावल है, मैंने आपको उसके अंदर फोर्टिफिकेशन का प्रोसेस बताया है। फूड फोर्टिफिकेशन का मतलब ये होता है कि खाने के अंदर कुछ अलग से न्यूट्रिएंट्स ऐड कर देना। जैसे चावल के अंदर फोर्टिफिकेशन किया जाता है ना, अलग से बाहर से न्यूट्रिएंट्स की कोटिंग कर दी जाती है, डस्टिंग कर दी जाती है, तो अलग से न्यूट्रिएंट्स ऐड कर दिए जाते हैं, तो वो कहलाता है फूड फोर्टिफिकेशन। तो एक तो यहाँ पर तरीका हो जाएगा कि आप सप्लीमेंटेशन करके उसकी कमी को पूरा कर सकते हो, या फूड फोर्टिफिकेशन के थ्रू यहाँ पर एक अच्छा सा न्यूट्रिएंट वाला खाना खाकर यहाँ पर इस कमी को पूरा कर सकते हो। और यहीं पर एक तीसरा स्टेप निकल कर आता है जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स के बारे में, जिसके बारे में हम इस आर्टिकल में चर्चा करेंगे। जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स जो हैं ये कहीं ना कहीं बहुत अच्छी तरीके से माइक्रो न्यूट्रिएंट हंगर को ख़त्म कर सकता है। अब ये जेनेटिकली मॉडिफिकेशन क्या होता है आगे हम लोग समझेंगे। तो ये सारी बातें यहाँ पर एक पेपर के अंदर पब्लिश करी गई है, ठीक है। इन नेचर प्लांट्स बाय जीली करके एक पेपर है, उसी के अंदर ये सारी बातें पब्लिश करी हैं। इन्होंने बताया कि विटामिन डी की जो डेफिशिएंसी है, इसकी जो कमी है, ये पूरी की जा सकती है। वो कैसे, एक टोमेटो का यूज़ करके, टमाटर के अंदर उसके जीन के अंदर मॉडिफिकेशन करना होगा। जैसे कोई भी व्यक्ति है उसके अंदर जो जीन आपको देखने को मिलते हैं, डीएनए, आरएनए, ठीक है, ये सारे हमारे जीन्स हैं। अब इसके अंदर चेंजेस करना, मॉडिफिकेशन करना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम लोग समझें तो मान लो यहाँ पर ये टोमेटो का एक डीएनए है, एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं, ठीक है, डीएनए है उसका। अब डीएनए के अंदर हमें पता है, हमने अगर यहाँ पर एक बदलाव कर दिया, ये हिस्सा निकाल कर कुछ अलग से हमने बाहर का विटामिन डी का कुछ जीन अगर ऐड कर दिया इसके अंदर, तो इससे क्या हो सकता है, इससे टोमेटो के अंदर विटामिन डी ऐड हो सकता है ना। तो यही फोकस करते हुए हम लोग जेनेटिकली मॉडिफिकेशन का कॉन्सेप्ट लगाते हैं। इसमें क्या किया, डीएनए के अंदर हमने देखा ये वाला स्ट्रैंड जो है ये हमने काटना है, हमने काट के इसको निकाल दिया। कहोगे काटेंगे कैसे, तो उसके लिए हमारे पास एक टूल आता है, ठीक है। वो टूल क्या है, तो उसका नाम है क्रिस्पर Cas9 टूल, ठीक है। यहीं पर बराबर मेंशन्ड है, खास बात तो यह है क्रिस्पर Cas9 एक एडिटिंग टूल है, जिस इसके आगे यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे आप देख पाओ क्रिस्पर Cas9 एक एडिटिंग टूल है। तो क्या हुआ, डीएनए के अंदर यहाँ पर इस चीज़ को कट कर दिया। इस चीज़ को कट करने के बाद एक बाहर से हमने एक फ़ौरन एक दूसरी स्पीशी का हमने जो एक तरीके से सब्सटेंस है वो इसके अंदर लगा दिया, वो ऐड कर दिया। अब ऐड कर दिया तो इसी को हम लोग बोलते हैं जेनेटिकली मॉडिफिकेशन। अब जो नॉर्मल टोमेटो है उसके डीएनए के अंदर हम लोग मतलब एग्जाम्पल के तौर पर उसके जीन के अंदर इसी प्रकार से बदलाव कर देंगे और इसमें विटामिन डी ऐड कर देंगे। अब विटामिन डी जब हम लोग ऐड कर देंगे, और ऑब्वियस ही बात है जब ह्यूमंस यहाँ पे इस टोमेटो को कंज्यूम करेंगे तो वो विटामिन डी यहाँ पर उनके बॉडी के अंदर जाएगा और उससे यहाँ पर उनके डाइट के अंदर विटामिन डी की जो कमी है वो पूरी हो जाएगी। और विटामिन डी की कमी की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्रॉब्लम कैसी होती है, कैंसर तक क्रिएट हो जाता है, कैंसर के साथ में पार्किंसन डिजीज़, भूलने की बीमारी, डेमेंशिया देखने को मिल जाता है, ठीक है। और विटामिन डी3 आज के टाइम पर मिलता कहाँ पर है, तो ये जो आज के टाइम पर आपको देखने को मिलेगा विटामिन डी3 फिश के अंदर बहुत ज़्यादा मिलता है, डेयरी प्रोडक्ट्स के अंदर मिलता है, वेजिटेरियन डाइट्स के अंदर ऑलरेडी बहुत कम होता है, ठीक है। तो इसके लिए टोमेटो एक बहुत बेस्ट सोर्स देखने को मिलेगा। और वैसे भी हमारे पास एक रिकमेंडेशन है यहाँ पे, अगर हम लोग गाइडलाइंस की बात माने तो यहाँ पे बोला जाता है कि अगर कि मान लो कोई बच्चा है तो उस बच्चे के लिए रेगुलर बेसिस पर 15 माइक्रोग्राम्स पर डे विटामिन डी मिलना चाहिए, ठीक है। या फिर कोई एल्डर है, कोई बड़ा व्यक्ति है, तो उसको कम से कम 20 माइक्रोग्राम्स पर डे के हिसाब से विटामिन डी मिलना चाहिए। ये सप्लीमेंट के थ्रू भी लिया जा सकता है या फिर आप कह सकते हो सनलाइट के थ्रू भी लिया जा सकता है। क्लियर हुआ। तो ये टोमेटो को लेकर एक नया कॉन्सेप्ट डाला गया है, इसको बस खाली आपको समझना था, वो मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया है। क्लियर हुआ। तो इसी के अंदर हम लोग यहाँ पे क्या यूज़ करने वाले हैं, इस जीन मॉडिफिकेशन की टेक्निक का इस्तेमाल करने वाले हैं और इसमें यहाँ पर क्रिस्पर Cas9 की एक टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाएगा। अब आपको पता होगा मैंने आज के मॉर्निंग का जो वीडियो है, टॉप न्यूज़ एनालिसिस का जो वीडियो अपलोड होता है, वहाँ पर मैंने आज के वीडियो के अंदर ही आपको जीन मॉडिफिकेशन और जीन एडिटिंग के बारे में डिटेल से बताया है
कि इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, देखो अभी तक यूपीएससी ने एक क्वेश्चन पूछा है, मैंने आपको वो क्वेश्चन अभी परसों दिखाया भी था। वो क्वेश्चन था CRISPR-Cas9 को लेकर, यानी इसी वाले चीज़ को लेकर। तो CRISPR-Cas9 यहाँ पर क्या है, ऐसा यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया और फिर उसके बाद नीचे कुछ ऑप्शंस दे दिए गए थे। तो उसमें करेक्ट ऑप्शन वही था कि यहाँ पे वो एक तरीके से जीन एडिटिंग करने वाला एक टूल है। अब एक दूसरा क्वेश्चन भी बन सकता है यहाँ पर, वो यह है कि जीन, अभी हमने बात की मॉडिफिकेशन के बारे में, हम टोमेटो में क्या करने वाले हैं, मॉडिफिकेशन करने वाले हैं। लेकिन एक और नया कॉन्सेप्ट होता है, वो होता है जीन एडिटिंग करके। एक होता है मॉडिफिकेशन और एक होता है एडिटिंग, ये आपने दोनों सुना होगा। तो दोनों में क्या डिफरेंस है ये भी तो क्लियर होना चाहिए ना। एक छोटा सा डिफरेंस है, ये मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ इसके बारे में। पहले तो ये देख लो, जो CRISPR-Cas9 है इसकी फुल फॉर्म क्या है। CRISPR की फुल फॉर्म है क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स। ठीक है, ये एक प्रोटीन 9 से एसोसिएटेड है, तो इसी वजह से इसको CRISPR-Cas9 हम लोग बोलते हैं। अब CRISPR कैसे वर्क करता है मैंने आपको समझा दिया। डीएनए है, डीएनए में से ये हिस्सा निकाला और दूसरा हिस्सा ऐड कर दिया, इसको हम लोग बोलते हैं मॉडिफिकेशन। लेकिन उसके बाद एक और चीज़ है यार, एक सेकेंड, वो ये है कि इस मॉडिफिकेशन और एडिटिंग के बीच में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, ये वाला जो पिक्चर है ये डिनोट करता है जेनेटिकली मॉडिफिकेशन को, और ये वाला पिक्चर डिनोट करता है जेनेटिकल एडिटिंग को। तो एडिटिंग और मॉडिफिकेशन में क्या डिफरेंस है, पहले हम लोग मॉडिफिकेशन को कवर करते हैं। मॉडिफिकेशन में क्या होता है, मान लो एक डीएनए का स्ट्रैंड है। अब मॉडिफिकेशन में नाम से समझ में आ रहा है, उसको मॉडिफाई करना है। मॉडिफिकेशन में हम लोग क्या करते हैं, मान लो इतना हिस्सा हमें यहाँ पर हटाना है, तो इतने हिस्से को हटाकर हम उसकी जगह एक नया हिस्सा ऐड कर देते हैं। तो यानी कि जो फॉरेन सब्सटेंस है, फॉरेन जीन है, यानी कि कोई दूसरा प्रोडक्ट का जीन है, वो हम लोग ऐड कर देते हैं, उसको बोला जाता है मॉडिफिकेशन। तो मतलब मॉडिफिकेशन के अंदर फॉरेन जीन का काम होता है। लेकिन जो यहाँ पर जीन एडिटिंग होती है, इसके अंदर अगर हम लोग को एडिटिंग करनी है तो एडिटिंग करके हमें कोई पार्ट को डिलीट करना है, ऑल्टर करना है, बस इतना कर सकते हैं। तो हमें मान लो यहाँ पे ये पार्ट हटाना है, हटा देंगे, यहाँ से जोड़ देंगे, ख़त्म कर देंगे इसको। इसमें फॉरेन जीन, कोई बाहर से दूसरी जीन को ऐड नहीं किया जाता है। बस इतना सा डिफरेंस है, ध्यान रखना, क्वेश्चन बन सकता है। जेनेटिकली मॉडिफिकेशन के अंदर फॉरेन जीन को ऐड करते हैं और जीन एडिटिंग के अंदर कोई दूसरे जीन को, नया जीन को ऐड नहीं किया जाता है। क्लियर हो गया? चलो जी आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। लेकिन उससे पहले आपके लिए एक आर्टिकल है। आपने थंबनेल देख ही लिया होगा कि मंकी पॉक्स को लेकर दुनिया में क्वारंटीन शुरू हो चुका है। हाँ बिल्कुल सच्ची ये न्यूज़ है। यहाँ पे आप देख पाओगे बहुत सारे आर्टिकल्स इसके ऊपर पब्लिश हुए हैं। बेल्जियम एक ऐसा देश बन चुका है, ये कल का ही आर्टिकल है, कि उसने क्वारंटीन को कंपलसरी कर दिया है कि कोई मंकी पॉक्स का पेशेंट निकल कर आए जिसके बॉडी पर इस प्रकार से दाने हो जाते हैं, आपको पता होगा। कोई इस प्रकार का पेशेंट अगर निकल कर आया है तो उसको 21 दिन के क्वारंटीन में रखा जाए। बोला यह जा रहा है कि WHO की साइड से भी बोल दिया गया है कि मंकी पॉक्स को लेकर थोड़ा सा अलर्ट जारी करो, और मंकी पॉक्स यहाँ पर एक खतरनाक बीमारी की तरह ये फैल सकता है। और बोला गया कि कोरोना से भी यहाँ पर थोड़ा सा आपको ये डेंजरस देखने को मिलेगा, कोरोना से भी खतरनाक ये देखने को मिलेगा। आप देख पाओगे इसके ऊपर बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं कल पूरे दिन भर में। बेल्जियम यहाँ पे पहला देश बन चुका है जिसने यहाँ पर मैंडेटरी क्वारंटीन बोल दिया है, और यूरोप के अंदर बेल्जियम के अलावा भी कुछ कंट्रीज़ है जिन्होंने यहाँ पर क्वारंटीन शुरू कर दिया है कि कोई मंकी पॉक्स का केस निकल कर आए। देखो क्यों होता है ये क्वारंटीन करना स्टार्ट इसलिए किया गया क्योंकि अगर कोई दूसरा व्यक्ति उस मंकी पॉक्स अफेक्टेड वाले व्यक्ति के साथ में कांटेक्ट में आता है, उनके बॉडी फ्लूइड्स एक्सचेंज होते हैं या उसके स्किन कांटेक्ट में आता है, तो वो उस नॉर्मल व्यक्ति को भी मंकी पॉक्स हो सकता है। तो इसी वजह से ये क्वारंटीन करने के बारे में कंपलसरी कर दिया गया है बेल्जियम में। आने वाले टाइम पर इसको लेकर एक कंसर्न हो सकता है। बाकी मंकी पॉक्स के बारे में आपको ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन दे रखी है, बस एक छोटी सी न्यूज़ थी जो कि आपको बतानी थी, वो मैंने आपको यहाँ पे बता दी है। चलो आगे आते हैं नेक्स्ट एडिटोरियल की तरफ। नाउ यहाँ पे जो अगला एडिटोरियल है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ज्ञानवापी मॉस को लेकर। यहाँ पे बोला गया कि एक सिनेरियो क्रिएट हुआ था पहले और एक अब क्रिएट हुआ है, यानी कि एग्जैक्टली 30 साल बाद, यानी बाबरी मस्जिद का जो अयोध्या वाला विवाद आपको देखने को मिलेगा, अयोध्या के अंदर बाबरी मस्जिद वाला, वो 30 साल पहले, आज से अगर हम लोग देखें तो एग्जैक्टली 30 साल पहले वो विवाद क्रिएट हुआ था। अब 30 साल बाद यहाँ पर एक और नया ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर एक विवाद क्रिएट हो रहा है, ऐसा ऑथर बोलती हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। अब ऑथर ने यहाँ पर इसी आर्टिकल में एक एक्ट के बारे में चर्चा की है, वो है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991। ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 क्या है मैं आपको बताऊंगा आगे। ज्ञानवापी मॉस के बारे में भी आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा। इस आर्टिकल में जनरली कुछ 2-4 पॉइंट्स जो कि यहाँ पर डिस्कस करने लायक है, अदरवाइज यहाँ पर पूरा आर्टिकल बेकार आपको देखने को मिलेगा, आपको हेल्प नहीं करेगा। अगर यहाँ पर मेंशन किया गया है उसको देखते हैं।
बोला ये गया कि हमारे पास पहले से ही ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है ना। अब जब ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, ये हमारे संविधान के अकॉर्डिंग जब चल रहा है, तो हम लोग ये देख रहे हैं कि आज के टाइम पर जो ये विवाद हो रहा है ज्ञानवापी मॉस्क को लेकर, वो क्यों हो रहा है। इनका कहना यहाँ पर यह है कि देखो सिचुएशन ये क्रिएट हो चुकी है कि बहुत सारे केसेस स्टार्ट हो चुके हैं। अगर आप लोग यहाँ पर इसकी हिस्ट्री ज़रा खोजोगे, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर मॉस्क के बारे में थोड़ा सा और ज़्यादा जानोगे, आगे सिचुएशन और बढ़ती रहेगी, तो इससे यहाँ पर क्या होगा, और भी बहुत सारे केसेस निकल कर आते रहेंगे और सिचुएशन ख़राब होती रहेगी। और अभी इसी चक्कर में एक पिटीशन जारी कर दिया गया है कि मथुरा शाही ईदगाह को रिमूव किया जाए, कुतुब मीनार के ऊपर यहाँ पे खुदाई करी जाए, ठीक है। तो इस प्रकार की चीज़ें भी यहाँ पर हो रही हैं। तो आगे भी बहुत सारे केसेस निकल कर आ रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों को बढ़ावा मिलता जा रहा है, ऐसा यहाँ पे ऑथर का मेंशन किया गया। ऑथर ने यहाँ पर ये बोला कि जब आप लोग यहाँ पर देख पाओगे कि जो ये बाबरी है, बाबरी मस्जिद को यहाँ पे जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है उसके अंदर एक एक्सेप्शन में रखा गया था, यानी ये वर्शिप एक्ट उसके ऊपर लागू नहीं होता था, लेकिन ज्ञानवापी मॉस्क और ये सारी चीज़ों के ऊपर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू होता है। और जब लागू होता है तो यहाँ पर क्यों कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट में जाना। ऑथर का कहना यहाँ पर यह है कि देखो 30 साल हो चुके हैं और अभी भी ये जो डिस्प्यूट्स हैं वो लगातार बने हुए हैं। जो ज्ञानवापी है आज के टाइम पर, इसको लेकर जो विवाद हुआ है, इसको लेकर यहाँ पर यह बोला गया कि जो इंडिया है, इंडिया अगर ये इन इश्यूज़ को वापस से खोलता है तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आप कह सकते हो कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अगेंस्ट में जा रहे हैं हम लोग, ठीक है। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ने यहाँ पर जब चीज़ें सेटल कर रखी हैं, एक तरीके से हम लोगों ने एक्ट वगैरह प्रॉपर बना रखा है, तो उस एक्ट के हिसाब से हम लोग को जाना चाहिए, वो यहाँ पर मेंशन किया गया, ठीक है। अगर ये चीज़ें नहीं होती है, कॉन्स्टिट्यूशन के हट कर जाते हैं, मतलब एक्ट वगैरह से हटकर अगर स्टेप उठाए जाते हैं, तो इससे और ज़्यादा उथल पुथल होती भी नज़र आएगी। फिर उसके बाद यहाँ पर ये मेंशन करती हैं कि इंडिया एक डेमोक्रेसी कंट्री है, लेकिन यहाँ पे आप देख पाओगे जो डेमोक्रेसी है वो अलग हो रही है। अब इंडिया का जो इंस्टीट्यूशन है वो यहाँ पे थोड़ा सा अलग हो रहा है, वो यहाँ पर मेंशन किया। डेमोक्रेसी क्या है? डेमोक्रेसी ये है कि लोग जो हैं वो सब मिलकर वोट देकर अपनी सरकार को बैठाते हैं, और एक होता है मोबोक्रेसी जहाँ पर भीड़ तंत्र आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पे बोला गया डेमोक्रेसी और मोबोक्रेसी में एक फ़र्क होता है, लेकिन आज के टाइम पे जो मॉडर्न इंडिया आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ पर सिचुएशन अलग हो चुकी है। यहाँ पे डेमोक्रेसी ख़त्म होती जा रही है। और इनफैक्ट इन्होंने ये मेंशन किया कि पहले भी बहुत सारी रिपोर्ट्स भी आ चुकी हैं जो कि बोलती हैं कि इंडिया के अंदर डेमोक्रेसी ख़त्म हो गई है। इंडिया को यहाँ पर एक इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी की तरह देखा जा रहा है। यहाँ पे खुद वीडैम इंस्टीट्यूट क्या करता है, इसी प्रकार से रिपोर्ट लेकर आता है कि कौन सी कंट्री ऑटोक्रेसी है, कौन सी कंट्री डेमोक्रेसी है, ठीक है। तो यहाँ पर इंडिया को इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी बोला गया, यानी कि यहाँ पर आप कह सकते हो एक तरीके से जो ऑटोक्रेसी के अंदर एक ही जने का रूल आपको ये देखने को मिल जाएगा, इस प्रकार से चीज़ें बनती हैं। हालांकि उसके बाद यहाँ पे बोला गया, एक और रिपोर्ट आती है फ्रीडम हाउस की, जहाँ पे बोला गया इंडिया जो है पार्टली फ्री है, यानी पूरा फ्री नहीं है, इंडिया के अंदर फ्रीडम काफ़ी कम है। उसके बाद इसी प्रकार से और भी रिपोर्ट्स आती रही हैं जहाँ पर भारत को एक तरीके से बहुत पीछे रखा गया है, इनका रैंक बहुत पीछे रखी गई है, जिससे पता चलता है कि इंडिया के अंदर डेमोक्रेसी कम हो रही है, ऐसा यहाँ पे बताया गया। और बोला गया कि जो डेमोक्रेसी है वो 2015 से यहाँ पर डिक्लाइन होती हुई नज़र आएगी, और इस सिचुएशन को यहाँ पर सुधारने की थोड़ी सी आवश्यकता है, ये भी यहाँ पर ऑथर मेंशन करती हैं। तो ऑथर ने यहाँ पे प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कशन किया है। तो ये तो दो मेजर पॉइंट्स आपको देखने को मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ पर आप लोग एक चीज़ और देख पाओगे, वो ये है कि अब ज्ञानवापी को लेकर हमने ये बात की है, हमारे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से एक पॉइंट निकल कर आता है, वो है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट क्या है, चलो मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ इसके बारे में। देखो, जो ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है वो क्या बोलता है, ये बोलता है इन एक्ट टू प्रोहिबिट कन्वर्जन ऑफ एनी प्लेस ऑफ वर्शिप एंड टू प्रोवाइड फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द रिलीजियस कैरेक्टर ऑफ एनी प्लेस फॉर वर्शिप एज इट एग्जिस्टेड ऑन द 15 अगस्त 1947। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि 15 अगस्त 1947, ध्यान से सुनना, 15 अगस्त 1947, इस दिन देश आज़ाद हुआ था। अब जिस दिन देश आज़ाद हुआ, अगर उस दिन कोई ये एक जगह पर ये मस्जिद है, कोई यहाँ पर मंदिर है, यहाँ पर चर्च है, कोई अलग अलग आपको रिलीजियस प्लेसेस देखने को मिलेंगे, तो देश की आज़ादी वाले दिन जो भी जैसा था वो सब वैसा ही रहेगा, ऐसा प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 बोलता है, ठीक है। तो इसके आगे 1991 इसलिए लगाया जा रहा है क्योंकि इस एक्ट को लाया ही 1991 में गया था। तो 1991 में इसको लाया गया था कांग्रेस की नरसिम्हा राव सरकार के थ्रू, और लाया इसलिए गया था क्योंकि मंदिर मस्जिद को लेकर बहुत सारे विवाद हो रहे थे, तो इसको रोकने के लिए यह स्टेप उठाया गया था। हालांकि यहाँ पर फिर बोला गया कि इसके अंदर एक छूट दी गई थी, एक्सेप्शन में यहाँ पर अयोध्या वाला जो बाबरी मस्जिद है उसको एक्सेप्शन में रखा गया था,
क्लियर हुआ? तो आप लोग यहाँ पर इसके बारे में ध्यान रख सकते हो। तो प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट ये बोलता है कि देश की आज़ादी के टाइम पर जो भी मस्जिद था, मंदिर था, वो एज इट इज़ रहेगा, उसको नहीं हटाया जाएगा, एक्सेप्ट बाबरी या फिर एक्सेप्ट अयोध्या वाला। अब आपको ये भी देखना है कि जो ज्ञानवापी मॉस्क है ये उस समय पर मतलब ये इस एक्ट के अंदर कवर होता है, तो मतलब इसको हटाया नहीं जा सकता। अब जो भी विवाद क्रिएट हो रहा है वो क्यों क्रिएट हो रहा है, ऐसे यहाँ पे ऑथर का मेंशन है। ठीक है, जब हमारे पास एक्ट है प्रॉपर तो इस एक्ट के हिसाब से क्यों नहीं चला जा रहा है वो आपको देखने को मिल जाएगा। क्लियर हुआ? वो सारी बातें हमें बताई गई हैं। बाकी ज्ञानवापी मॉस्क के अंदर मैंने आपको बताया कि ये जो एक्ट है बेसिकली प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, इसके अंदर एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन के अंदर छूट दी गई है, मैंने आपको वो बता दिया। फिर उसके बाद यहाँ पर आप देख पाओगे इसमें एक पेनल्टी भी है। इसी एक्ट का सेक्शन 6 ये बोलता है अगर इस एक्ट के खिलाफ कोई जाता है तो उसके ऊपर पेनल्टी लगेगी। यहाँ पे पनिशमेंट होगा 3 साल का और फाइन भी हो सकता है, ये भी यहाँ पर मेंशन किया गया। क्लियर हुआ? बाकी ज्ञानवापी मॉस्क ये आप लोग देख पाओगे, इसको लेकर एक हिस्ट्री मैंने पूरी कवर कर रखी है। देखो एक बात के ऊपर मैं आपको थोड़ा सा जोर दूंगा, वो यह है कि अगर आप लोग यहाँ पर इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल से जानना चाहते हो, ये तो मैंने आपको बता दिया एग्जैक्टली टू द पॉइंट इन्फॉर्मेशन, लेकिन एक पूरी हिस्ट्री ज्ञानवापी मॉस्क की वाकई में वहाँ पे क्या था, पूरी हिस्ट्री, एक एग्जैक्ट हिस्ट्री टू द पॉइंट, क्या क्या था, कैसे कैसे सारी चीज़ डेवलप होती हुई नजर आई हैं, वो सब मैंने अपलोड कर रखी है यूट्यूब पर। आपको करना क्या है, बस खाली यहाँ पर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट टाइप करना यूट्यूब पर और बाय दीपक यादव टाइप कर देना। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट बाय दीपक यादव जैसे आप टाइप करोगे आपके सामने वो वीडियो निकल कर आएगा, आप उसको देख सकते हो आराम से, बहुत सारी जानकारी आपको वहाँ पर मिलने वाली है। ठीक है, इस पूरे आर्टिकल का जो एनालिसिस है वो आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाएगा। फिलहाल तो मैंने आपको यहाँ पर जो भी इंपॉर्टेंट बातें थी वो सारी बता दी हैं। इसके अलावा यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा ये ध्यान रख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल ये हमारा काम का है। देखो बाकी जो काम का है उस पर थोड़ा सा हम लोग ज़्यादा जोर देंगे, वो इशू था इस वजह से मैंने थोड़ा सा आप लोग को यहाँ पर बता दिया। यहाँ पे जो एडिटोरियल है ये मेंशन करता है क्या कोई बाहर की जो यूनिवर्सिटी है उसकी ब्रांच इंडिया के अंदर हो सकती है, अगर हो सकती है तो अच्छी बात है, लेकिन उसके बाद क्या क्या चैलेंजेस वो भारत के अंदर फेस कर सकती है वो सारी बातें हमें बताई जा रही है, प्लस उस यूनिवर्सिटी को लाने में क्या क्या चैलेंजेस हम लोग फेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेंशन किया गया कि देखो लगभग हाफ सेंचुरी के बाद में जो हायर एजुकेशन है वो आज के टाइम पर उसके ऊपर पूरी तरह से फोकस किया जा रहा है। हायर एजुकेशन को हम लोग फॉरेन लेवल पर लेकर जाने की पूरी तरह से फोकस कर रहे हैं और ये सारा काम हुआ है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बाद में। जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है 2020 वाली, इसने प्रॉमिस किया है कि हायर एजुकेशन के अंदर हम लोग चेंजेस लेकर आएंगे बहुत सारी जगह पर। ठीक है, बहुत सी जगह पर ये चेंजेस किए जाएंगे ऐसा मेंशन किया गया। और हायर एजुकेशन के अंदर जो कोलैबोरेशन है वो किए जाएंगे। ठीक है, अभी जो कोलैबोरेशन है इससे नए नए आइडियाज़ वगैरह निकल कर आएंगे, इंस्टीट्यूशन के साथ में हम लोग नए नए कोलैबोरेशन कर सकते हैं, वो सारी बातें हमें बताई गई हैं। लेकिन अब आता है एग्जैक्टली यहाँ पे जहाँ से स्टार्टिंग होती है, तो इस एडिटोरियल की स्टार्टिंग होती है यहाँ से। ये देखो ये सारी चीज़ की शुरुआत कैसे हुई, एक एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया ऑथर के थ्रू। एग्जाम्पल ने ये दिया कि जो नई प्रकार की थिंकिंग डेवलप हुई है ये अभी डेवलप हुई है जब ब्रिटिश के जो प्राइम मिनिस्टर हैं बोरिस जॉनसन, ये अप्रैल 2022 के अंदर इंडिया के विजिट पर आते हैं और जाकर विज़िट करते हैं गुजरात बायोटेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी को। ठीक है, और यहाँ पर ये बात करते हैं यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम और इंडिया के एकेडमिक कोलैबोरेशंस के बारे में, उसको मजबूत करने के बारे में चर्चा करते हैं। तो गुजरात का जो बायोटेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी है वो एक एग्जाम्पल है एक नए मॉडल का, यानी कि यहाँ पर आप देख पाओगे एक इसी प्रकार का कोलैबोरेशन, एक पार्टनरशिप आपको देखने को मिल जाती है, एक एकेडमिक पार्टनरशिप देखने को मिल जाती है। तो एक नया सा मॉडल आपको ये नज़र आता है। इस मॉडल को एस्टेब्लिश किया गया है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के थ्रू। ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग ने यहाँ पे पार्टनरशिप करी है। तो यहाँ पे आप देख पाओगे एक फॉरेन पार्टनरशिप आपको देखने को मिल जाएगा गुजरात की इस यूनिवर्सिटी के अंदर। तो एक नया सा मॉडल है, क्या हम इसको एक बड़े स्केल पर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? ये एक यूनिक सा तरीका हम लोग लेकर आ सकते हैं और भी जगह पर। ये जो यूनिक सा मॉडल है इंडिया के अंदर में, ये यहाँ पर काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स फेस करेगा, खासकर रेगुलेशन को लेकर बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, ऐसा यहाँ पे बताया गया। अगर हम लोग करेंट टाइम पे बात करें तो इंडिया आज के टाइम पर किसी भी बाहर की कंट्री को, फॉरेन यूनिवर्सिटी को अलाउ नहीं करता है कि यहाँ पर कोई बाहर का ब्रांच इंडिया के अंदर आके अपना कैंपस को एस्टेब्लिश करे, इसको अलाउ नहीं करता है। लेकिन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 के अंदर आई थी उसने ये चीज़ें पलट दी। उसने यहाँ पर अलाउ किया कि जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ है वो एंट्री कर सकती हैं इंडिया के अंदर में, और हमने अलाउ किया कि जो टॉप की 100 यूनिवर्सिटीज़ हैं वो यहाँ पर आकर ऑपरेट कर सकती हैं भारत के अंदर में। ठीक है, कुछ कंडीशंस के अंदर में वो ऑपरेट कर सकती हैं। लेकिन इसी के साथ में फरवरी 2022 में जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमन, इन्होंने यहाँ पर एक बजट की स्पीच में अनाउंस किया कि यहाँ पर एक वर्ल्ड क्लास फॉरेन यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशंस को अलाउ किया जाएगा कि वो यहाँ पर आप कह सकते हो कि गुजरात का जो गिफ्ट है
यानी गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी आपको देखने को मिलेगा, गिफ्ट सिटी, यहाँ पर आके कोलैबोरेट कर सकते हैं। प्लस यहाँ पर आप कह सकते हो उनको हमारी जो कंट्री के रूल्स एंड रेगुलेशन है वो भी नहीं फेस करने होंगे, उनको उससे फ्री कर दिया जाएगा, तो कोलैबोरेट कर सकते। तो बेसिकली यहाँ पर हम लोग फोकस तो कर रहे हैं कि बाहर की जो यूनिवर्सिटीज़ है वो कोलैबोरेट करें इंडिया के अंदर। उसके साथ में हमारी फाइनेंस मिनिस्टर का स्टेटमेंट आपको देखने को मिल जाएगा। इन्होंने यहाँ पर बोला नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 ये रिकमेंड करता है यहाँ पर कि जो टॉप 100 यूनिवर्सिटीज़ आपको देखने को मिलेंगे, टॉप 100 कैटेगरी वाले जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं दुनिया भर के अंदर, वो इंडिया के अंदर ऑपरेट कर सकते हैं। ये यहाँ पर मेंशन किया गया। और इसी को देखते हुए यहाँ पर मेंशन किया गया कि आज के टाइम पर इन्होंने बोला कि 2 फॉरेन इंस्टीट्यूशंस फ्रांस और इटली से इन्होंने अपना इंटरेस्ट दिखाया कि हम अपने कैंपस भारत के अंदर एस्टेब्लिश करेंगे। ठीक है, तो ये फ्रांस और इटली के 2 नए इंस्टीट्यूट निकल कर आए। लेकिन पता ये चलता है कि जो इटली का इंस्टीट्यूट है इंस्टीट्यूटो मैंगेरिंगोनी, तो ये कोई यूनिवर्सिटी नहीं थी, ये यहाँ पर बोला गया। ठीक है, तो ये यहाँ पर बोला जा रहा है कि बेसिकली उन्होंने पहले इंटरेस्ट दिखाया लेकिन कोई ये यूनिवर्सिटी वगैरह थी नहीं, ऐसा भी यहाँ पर बताया जा रहा है। फिर उसके बाद में यहाँ पे बोला गया जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है इन्होंने एक कमेटी बनाई है ताकि यहाँ पर क्या कर सके, कुछ रेगुलेशंस वगैरह बता सकें। और यहाँ पे जो फॉरेन इंस्टीट्यूट्स हैं यानी कि जो टॉप 500 कैटेगरी के अंदर जो भी इंस्टीट्यूट्स हैं, अगर उनको अपना एजुकेशन कैंपस इंडिया के अंदर लगाना है तो उसके लिए क्या क्या रेगुलेशंस वगैरह वो सारी चीज़ें यहाँ पे बता सकें। ठीक है, वो सारी बातें यहाँ पे मेंशन की गई। उसके बाद में यहाँ पे बोला गया कि मान लो यहाँ पर एक ब्रांच को एस्टेब्लिश करना है, एक बाहर की कैंपस, एक टॉप यूनिवर्सिटी की कैंपस अगर इंडिया के अंदर एस्टेब्लिश करनी है तो क्या ये प्रैक्टिकल है? ठीक है, या फिर प्रैक्टिकल के साथ साथ एक और क्वेश्चन उठता है, क्या बाहर की यूनिवर्सिटी इंटरेस्टेड है कि इंडिया के अंदर आकर वो अपने कैंपस को एस्टेब्लिश करेगी? क्योंकि ग्लोबली अगर हम लोग ब्रांच कैंपसेस के बारे में चर्चा करें तो लगभग यहाँ पर आप देख पाओगे बहुत सारी आपको ये कैंपसेस इस प्रकार से देखने को मिल जाते हैं जिनका मेजर फोकस है मनी को बनाना। ठीक है, यूनिवर्सिटी को स्पॉन्सरिंग करना, ये सारा इनका मेजर फोकस है, जो कि इंडिया नहीं चाहता। इंडिया चाहता है एक प्रॉपर एजुकेशन को, हायर एजुकेशन को, लेकिन यहाँ पर आप देख पाओगे ये मनी मेकिंग के माइंड के साथ में आज के टाइम पर बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ देखने को मिलेंगी। और ऐसे ही एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेगा। एग्जाम्पल यहाँ पर यह है कि एक पार्टनरशिप आपको देखने को मिलेगी येल यूनिवर्सिटी और नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर के बीच में। यानी जो येल यूनिवर्सिटी है उसने सिंगापुर के साथ में कोलैबोरेशन किया था और उसके बाद इसको लीव कर दिया, इसके बाद ख़त्म कर दिया। 10 साल बाद यहाँ पे एक लंबी पार्टनरशिप को ख़त्म कर दिया अचानक से। तो इस प्रकार की चीज़ें नज़र आती हैं, तो अनस्टेबिलिटी से यहाँ पर देखने को मिल जाती है, एक प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट होती है। अब करंट इनिशिएटिव के बारे में चर्चा करें कि भारत के अंदर आज के टाइम पर अगर कुछ ऐसा है तो क्या है। तो यहाँ पे जब आप लोग बात करोगे तो इंडिया के अंदर में एक PhD प्रोग्राम है, PhD प्रोग्राम जो कि ऑफर करता है हमारा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे। ठीक है, अब ये ऑफर करता है इस PhD प्रोग्राम को। उसके साथ साथ यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड इंस्टीट्यूट, इंडियन इंस्टीट्यूट आपको देखने को मिल जाएगा, इसके साथ में कोलैबोरेशन देखने को मिलेगा। तो ऑस्ट्रेलियन पार्टनर्स के साथ में हम लोगों ने कुछ कोलैबोरेशंस कर रखा है, ये एग्जांपल्स हैं। कुछ और एग्जांपल आप देख पाओगे तो मेलबर्न इंडिया पोस्ट ग्रेजुएट अकेडमी देखने को मिल जाएगी, ये भी एक जॉइंट इनिशिएटिव है। तो ऑस्ट्रेलिया के साथ में हम लोगों ने अलग अलग इंस्टीट्यूट्स में कोलैबोरेट कर रखा है। मीपा के बारे में आपको बता दिया, यानी कि मेलबर्न इंडिया पोस्ट ग्रेजुएट अकेडमी, जहाँ पर जो डिग्री होगी वहाँ पे इंडिया और ऑस्ट्रेलिया दोनों से यहाँ पे मान्यता प्राप्त रहेगी। क्लियर हुआ? तो ये सारी बातें मेंशन की गई हैं। ये जो पार्टनरशिप है ये बताता है कि भाई इंडिया को यहाँ पे और भी अपॉर्चुनिटीज़ देनी चाहिए इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ को, इंटरनेशनल ब्रांचेस को, कि वो इंडिया के अंदर एस्टेब्लिश करें अपने ब्रांचेस को। क्योंकि अगर इंटरनेशनल ब्रांच कैंपस को हम लोग अलाउ करते हैं तो यहाँ पर वो आप कर सकते हो बहुत सारी चीज़ों को डेवलप करेगा खुद इंडिया के अंदर में। प्लस यहाँ पे मेंशन किया गया कि ये जो एस्टेब्लिशमेंट है एक फ़ॉरेन यूनिवर्सिटी का, यानी एक फ़ॉरेन ब्रांच कैंपस अगर एस्टेब्लिश होता है तो इससे कंपटीशन वगैरह बढ़ जाएगा हमारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के बीच में और उस फ़ॉरेन वाली कैंपस के बीच में, और इसी कंपटीशन के तहत यहाँ पर एक अच्छी एजुकेशन मिलनी चालू होगी। साथ ही साथ यहाँ पे बोला गया, देखो जो हमारी पब्लिक एजुकेशंस हैं, पब्लिक इंस्टीट्यूशंस हैं, जो सरकारी इंस्टीट्यूशंस हैं, कैंपसेस है, वो अलग रहेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पे बोला गया अगर हम लोग प्रॉपरली इसको मैनेज करें तो इससे यहाँ पर बहुत सारे नए नए आइडियाज़ आ सकते हैं। पेडागोजी, गवर्नेंस, इंडियन एजुकेशन सिस्टम में एक बदलाव आ सकता है अगर इसको इम्प्लीमेंट किया जाए तो, लेकिन इम्प्लीमेंट करना इतना आसान नहीं है। ठीक है, इंडिया यहाँ पर बहुत सारे चैलेंजेस फेस कर सकता है, क्योंकि इंडिया आज के टाइम पर दुनिया में एक ऐसी कंट्री है, एक सेकेंड, इंडिया यहाँ पे दुनिया में आज के टाइम पर एक ऐसी कंट्री है जो कि यहाँ पे बहुत सारे बच्चों को एक्सपोर्ट करता है। एक्सपोर्ट का मतलब यह है कि बहुत सारे बच्चे इंडिया से जाते हैं बाहर पढ़ने के लिए। लगभग 4,61,792 स्टूडेंट्स यहाँ पे बाहर पढ़ रहे हैं आज के टाइम पर। ये खुद यूनेस्को का स्टैटिस्टिक्स बताता है। तो इंडिया से यहाँ पर बहुत सारे बच्चे निकलकर दुनिया भर में जाते हैं, फॉरेन कंट्रीज़ के अंदर अपनी पढ़ाई को करते हैं। अब भारत के पास यहाँ पे अपॉर्चुनिटी तो है कि हम लोग कर सकते हैं, लेकिन फिर भी इतना आसान नहीं है।
यहाँ पर इतना ईजी नहीं है फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ को इंडिया के अंदर अट्रैक्ट करना। इनफैक्ट यहाँ पे बहुत डिफ़िकल्ट है उनको इंडिया के अंदर लेकर आना। फिर उसके बाद बोला गया कि यहाँ पर जो इतनी टॉप यूनिवर्सिटीज़ आपको देखने को मिलती हैं, ठीक है, जो कि यहाँ पर मतलब बहुत सारी टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि ऑलरेडी पूरी तरह से एंगेज हो चुकी हैं दूसरी दूसरी जगह पर, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि उसके लिए थोड़ा सा इंसेंटिव वगैरह चाहिए अगर इंडिया के अंदर उसको सेटअप करना है, ठीक है। अलग से पैसा खर्च करना होगा, एक अलग से बिल्डिंग्स और उन सब चीज़ों के ऊपर भी यहाँ पर इंडिया को थोड़ा सा इंसेंटिव्स और पैसा वगैरह खर्च करना होगा। तो वो चीज़ें हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो एक प्रॉब्लम जो है यहाँ पर ये भी क्रिएट नज़र आएगी। उसके बाद यहाँ पर मेंशन किया गया कि फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ जो है बेसिकली यहाँ पर मतलब एक तरीके से इन्वेस्टमेंट वगैरह करना चाहती नहीं है। अब यहाँ पे अगर आएंगी तो फिर इंडिया को सारा इन्वेस्टमेंट करना होगा, तो इंडिया के लिए यहाँ पर एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ ये निकल कर आएगी। और प्लस इसके बाद भी और भी बहुत सारी यहाँ पे परेशानियाँ आएंगी, खासकर रेगुलेशन को लेकर। कैसे रेगुलेट किया जाएगा, डोमेस्टिक वे में रेगुलेट किया जाएगा, हमारे खुद के रूल्स के हिसाब से रेगुलेट किया जाएगा, या कैसे बाहर के हिसाब से अपने रूल्स के हिसाब से चलेगी। तो ये सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पर क्रिएट होती हुई नज़र आती हैं, ठीक है। हालांकि यहाँ पर ये चीज़ें इंप्लीमेंट होती हैं, तो ऑथर का कहना यह है कि जो ये ब्रांच कैंपस है ये यहाँ पर काफ़ी हेल्पफुल होगा। इससे यहाँ पर स्किल्स बढ़ेंगी, प्लस यहाँ पर ये काफ़ी सारी अलग अलग हायर एजुकेशंस को प्रोवाइड करवा पाएगा। एक क्वालिटी डिग्री यहाँ पर मिलेगी, प्लस एक कंपटीशन क्रिएट होगा, तो और अच्छी एजुकेशन यहाँ पर प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो इससे यहाँ पर काफ़ी सारे बेनिफिट्स हो सकते हैं, वो भी यहाँ पर ऑथर ने मेंशन किया। क्लियर हुआ? तो ये था हमारा पूरा का पूरा एडिटोरियल। आई होप आप लोगों को एक एक वर्डिंग्स यहाँ पर समझ में आ चुकी है। अब वीडियो ऑलरेडी यार काफ़ी लंबा हो चुका है, कोई बात नहीं, एक एडिटोरियल आपको यहाँ पर ये देखने को मिलेगा। ये बात करता है मीटिंग फैमिली प्लानिंग गोल्स को लेकर। यहाँ पे बात की जा रही है कि भाई देखो, इंडिया को ज़रूरत है कि हम लोग यहाँ पे फैमिली प्लानिंग सर्विसेज के ऊपर फोकस करें। देखो, इंडिया की जो फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम है ये इम्प्रूव हुई है, मतलब कि यहाँ पे कॉन्ट्रासेप्टिव्स का प्रोडक्शन का काफ़ी हद तक एक इस्तेमाल देखने को मिला है। ये खुद यहाँ पे बताया गया किसके थ्रू, जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे है, इसका जो डेटा है वो ये बोलता है कि भारत के अंदर जो टोटल फर्टिलिटी रेट था, मतलब कि यहाँ पर एक महिला अपने जीवन में कितने बच्चों को जन्म दे रही है, जो ये टोटल फर्टिलिटी रेट था ये 1990 से लेकर 1992 के बीच में 3.4 था। तो एक महिला यहाँ पर 3.4 बच्चों को जन्म दे रही थी, जो आज के टाइम पर कम होकर 2.0 हो चुका है, ठीक है। ये कैसे हुआ? क्योंकि यहाँ पे कॉन्ट्रासेप्टिव्स का काफ़ी हद तक इस्तेमाल हुआ है ना, यानी इन प्रोटेक्शंस का काफ़ी हद तक इस्तेमाल हुआ है। यहाँ पे कॉन्ट्रासेप्टिव्स के अंदर देखो इंजेक्शंस भी आते हैं, मेडिकेशंस भी आता है, कॉन्डम्स भी आते हैं, बहुत सारी चीज़ें एज अ कॉन्ट्रासेप्टिव की तरह काउंट की जाती है। तो ये सारी बातें नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे ने बताई कि इनका यूज़ बड़ा है। क्लियर हुआ? अब उसके बाद यहाँ पर उन्होंने बोला कि अभी भी प्रॉब्लम है, अभी भी आप देख पाओगे प्रॉब्लम है कि कहीं कहीं पर ये चीज़ें नहीं पहुँच पा रही हैं, ठीक है। तो उस चीज़ को हम लोग कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, कैसे लोग अपनी फैमिली प्लानिंग को ले सकते हैं, फैमिली प्लानिंग सर्विसेज के ऊपर फोकस कर सकते हैं। तो इसके लिए भारत को थोड़ा सा और फोकस करना होगा, क्योंकि अभी भी यहाँ पर कुछ स्टेट्स हैं जहाँ पर आप देख पाओगे बच्चे काफ़ी तक जन्म ले रहे हैं, और बहुत ज़्यादा यहाँ पर आप देख पाओगे लगातार जो फर्टिलिटी रेट है वो इंक्रीज़ होता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। तो वहाँ पर हम लोग कैसे चीज़ों को, वहाँ पे फैमिली प्लानिंग के ऊपर कैसे फोकस किया जा सकता है, उसको लेकर बोला कि भारत को आज के टाइम पर आवश्यकता है कि फोकस करे और फैमिली प्लानिंग सर्विसेज को यहाँ पर इम्प्रूव करे, ये यहाँ पर बोला गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कैसे की जा सकती है उसके बारे में बताता हूँ। इंडिया के अंदर जो फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स हैं, इनका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अलग अलग मिशंस के अंदर काफ़ी बड़ा कंट्रीब्यूशन है। मिशन परिवार विकास हो गया, जिसका मेजर फोकस यहाँ पर यह है कि हाई क्वालिटी फैमिली प्लानिंग चॉइसेस के ऊपर लोगों का फोकस करवाना, ठीक है। लोग यहाँ पे इस मॉडर्न कॉन्ट्रासेप्टिव्स का इस्तेमाल ज़्यादा करें, ठीक है, इसके ऊपर फोकस करना। तो ये यहाँ पर एक तरीके से ये मिशन है, इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है हेल्थ वर्कर्स के थ्रू, और इस मिशन ने काफ़ी कुछ अचीव भी किया है। इसके अंदर हम लोगों ने अचीव किया कि हम लोगों ने कॉन्ट्रासेप्टिव्स डिलीवर करें, जो प्रोटेक्शंस हैं ये डिलीवर करी हैं होम्स के अंदर, घरों में यहाँ पे डिलीवर किया गया है, ठीक है। और भी दूसरे ऑल्टरनेटिव्स डिलीवर करे गए, इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव्स यहाँ पर इंजेक्शंस के थ्रू या मेडिकेशंस के थ्रू यहाँ पर कुछ कॉन्ट्रासेप्टिव्स डिलीवर करे गए। तो इससे यहाँ पर एक फैमिली प्लानिंग आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। लेकिन अभी भी यहाँ पर बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं इंडिया के अंदर जहाँ पर एक कॉन्ट्रासेप्टिव का प्रॉपर यूज़ नहीं हो रहा है, बहुत कम लोग यहाँ पर इसका यूज़ कर पा रहे हैं, ऐसा यहाँ पे बताया गया। तो वहाँ पर इसको बढ़ाने की थोड़ी सी आवश्यकता पड़ जाती है, ऐसा यहाँ पर मेंशन किया गया है। तो इंडिया को यहाँ पर इसी चीज़ के ऊपर फोकस करना पड़ेगा, इसी फैमिली प्लानिंग को थोड़ा सा और ज़्यादा मजबूत करना होगा। उसके लिए यहाँ पे बोला गया कि देखो, हम लोग यहाँ पर एक तरीके से अभी मैन को हम लोगों ने इसमें इन्वॉल्व नहीं किया है, तो हम लोग मैन के साथ साथ मैन को इन्वॉल्व कर सकते हैं इस फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम के अंदर में। और यहाँ पे बोला गया कि देखो, एक हमारे पास स्टडी है, मैन इन मैटरनिटी स्टडी कंडक्ट की गई थी दिल्ली में, और इसने ये बताया कि अगर हम लोग कपल्स को टीच करें कि किस प्रकार से यहाँ पे जो कॉन्ट्रासेप्टिव्स है या फिर जो उनका डिसीजन है फैमिली प्लानिंग को लेकर, वो कैसे उनकी फैमिली प्लानिंग को कर सकता है, अगर इन चीज़ों को लेकर कपल्स को टीच किया जाए तो इससे बहुत बड़े बड़े यहाँ पर अच्छी तरीके से फैमिली प्लानिंग की जा सकती है,
तो ये यहाँ पे मतलब आराम से पॉपुलेशन कंट्रोल करके एक प्रॉपर फैमिली प्लानिंग के थ्रू यहाँ पे अपनी फैमिलीज़ का ग्रोथ देखा जा सकता है। और इसी को लेकर इसी प्रकार से बड़े बड़े और एग्जाम्पल देखने को मिल जाएंगे। फैमिली प्लानिंग डिस्कोर्स आपको देखने को मिलेगा। प्रचार प्रोजेक्ट है बिहार के अंदर, यारी दोस्ती प्रोग्राम है मुंबई के अंदर में, जेम्स प्रोजेक्ट है गोवा के अंदर में, जहाँ पर कपल्स को यहाँ पे टीच किया जाता है इस फैमिली प्लानिंग के बारे में। हालांकि यहाँ पे बोला गया कि प्राइवेट सेक्टर भी यहाँ पर इफेक्टिव हो सकता है, प्राइवेट सेक्टर को भी हम लोग यहाँ पर इंगेज कर सकते हैं इस पूरे के पूरे फैमिली प्लानिंग के अंदर में। और जो हमारे प्राइवेट सेक्टर्स हैं वो यहाँ पे फैमिली प्लानिंग प्रोडक्ट्स को, जो हेल्थ फैसिलिटीज़ है वहाँ पे अवेलेबल करवा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बोला गया जो ये प्राइवेट सेक्टर है वो नए नए सॉल्यूशंस यहाँ पर लेकर आ सकते हैं फैमिली प्लानिंग के अंदर में। उसके बाद कम्युनिटी को यहाँ पर इन फैमिली प्लानिंग सर्विसेज का एक्सेस दे सकते हैं। इंडिया को ज़रूरत है यहाँ पर एक अच्छे मॉडल की, जो कि यहाँ पर क्या कर सके, एक तरीके से जो एडोलेसेंट्स हैं, यूथ हैं, इन सब की यहाँ पे जो ज़रूरत है उसको पूरी कर सके। बहुत सारे जो डिस्ट्रिक्ट्स आज के टाइम पर देखने को मिलते हैं जहाँ पर एक मतलब 1/5 आपको पॉपुलेशन देखने को मिल जाएगी जो एडोलेसेंट एज ग्रुप की है। ठीक है, ये सब रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप के अंदर आ रहे हैं। तो यहाँ पर अगर रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप के अंदर आ रहे हैं तो यहाँ पर हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, हम लोग को यहाँ पर एक कैपेसिटी बनानी पड़ेगी और यहाँ पर फोकस करना होगा कि इन लोगों को हम लोग फैमिली प्लानिंग के बारे में समझाएं, फैमिली प्लानिंग सर्विसेज के बारे में एग्जैक्टली चीज़ें बताएँ। ठीक है, तो फैमिली प्लानिंग सर्विसेज ये काफ़ी हद तक हेल्थ को इम्प्रूव कर सकती हैं, मतलब कि ओवरऑल ये कंट्री के पॉपुलेशन को एक कंट्रोल्ड वे में आगे लेकर चल सकती हैं, वो यहाँ पर मेंशन किया गया। क्लियर हुआ? तो ये था हमारा पूरा का पूरा एडिटोरियल। अब उसके बाद अगला आर्टिकल पर आते हैं। नाउ आते हैं पेज नंबर 13 के ऊपर, दैट इज़ वर्ल्ड सेक्शन। देखेंगे दुनियादारी में क्या चल रहा है। तो अभी 2-3 आर्टिकल और हैं, उसको भी कवर करके ही हम लोग वीडियो को समाप्त करेंगे। ठीक है, वो भी आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा सा लेंदी हो सकता है वीडियो, तो आपका सपोर्ट चाहिए होता है, आप लोग यहाँ पर सपोर्ट करते रहना। ठीक है, तो यहाँ पे जो आर्टिकल है ये बात करता है कि रशिया को यहाँ पर एक तरीके से रशिया मतलब एक रशियन सोल्जर है जिसको मुजरिम साबित किया गया है। बोला गया कि रशियन सोल्जर ने यूक्रेन के सिविलियंस को मारा है। ठीक है, तो इसी वजह से रशिया के सोल्जर को यहाँ पे उम्र कैद की सज़ा दी गई है। ठीक है, यूक्रेन के अंदर में वो चीज़ें यहाँ पर मेंशन की जा रही हैं। तो इसी चक्कर में यहाँ पे बोला गया ये जो सोल्जर को सज़ा दी जा रही है, क्यों, ये वॉर क्राइम के तहत दी जा रही है। तो यहाँ पे जो समझने वाली बात है वो है वॉर क्राइम। वॉर क्राइम को समझाया गया, बहुत सारे लोग समझ नहीं पाते वॉर क्राइम क्या है, तो वॉर क्राइम्स के बारे में आपको बताने वाला हूँ। इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, जीएस पेपर 2 से आप इसको रिलेट कर पाओगे। वॉर क्राइम को हम लोग डिफाइन करते हैं कि भाई एक सीरियस वॉल्यूशन है, यानी कि मान लो ह्यूमन राइट्स हैं, मानव के लिए काफ़ी सारे कानून बना रखे हैं, उसका हनन करना वो एक वॉर क्राइम है एक कॉन्फ्लिक्ट के दौरान। और वॉर क्राइम की जो डेफिनेशन है वो खुद जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है इसने यहाँ पर बता रखी है, और 1994 के जेनेवा कन्वेंशन से वो डेफिनेशन निकल कर आती है। वॉर क्राइम की डेफिनेशन यहाँ पर ये बोलती है कि जानबूझकर किसी को मारना, टॉर्चर करना और इनह्यूमन ट्रीटमेंट करना। ठीक है, और इस वॉर के थ्रू या फिर इस कॉन्फ्लिक्ट के थ्रू, या फिर बच्चों को फोर्स करना कि वॉर के अंदर वो उतरें, तो इस प्रकार की चीज़ें वॉर क्राइम के अंदर आती हैं। और वॉर क्राइम का भी क्राइटेरिया है। ठीक है, वॉर क्राइम यहाँ पर मतलब किसी कंट्री को हम लोग कैसे घोषित कर सकते हैं कि ये वॉर क्राइम कर रहा है। तो इसके क्राइटेरिया के अंदर सबसे पहला क्राइटेरिया ये आता है कि जहाँ पर एक इंडिविजुअल और एक जो मिलिट्री है, इंडिविजुअल या जो मिलिट्री है वो यहाँ पर अगर वॉर क्राइम कर रहा है, तो यहाँ पर एक तरीके से आप कह सकते हो कि उसके लिए 3 चीज़ें देखी जाती हैं। सबसे पहली चीज़ डिस्टिंक्शन। इसका मतलब यह है कि ये इलीगल है, कि मान लो कि एक तरीके से किसी सिविलियंस की जान जाना, ठीक है, उनको इंजरी करना, उनकी प्रॉपर्टीज़ को डैमेज करना, सिविलियन ऑब्जेक्टिव्स को डैमेज करना, तो इस प्रकार का काम करना ये एक तरीके से इलीगल है। तो रशिया आज के टाइम पर यूक्रेन पे यही कर रहा है, तो यहाँ पर बोला गया ये रशिया कर रहा है, इसी वजह से ये वॉर क्राइम है। उसके बाद दूसरा यहाँ पे वो होता है प्रोपोर्शनलिटी। दूसरा तरीका क्या है वॉर क्राइम घोषित करने का, प्रोपोर्शनलिटी। इसका मतलब यह है कि यहाँ पर अगर एक एग्जाम्पल के थ्रू समझे तो मान लो एक सोल्जर, कोई सोल्जर मारा गया, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप पूरे देश को उड़ा दोगे, ठीक है, पूरे देश की बॉम्बिंग कर दोगे। तो यहाँ पर अगर ऐसा कुछ होता है कि अगर कोई छोटा सा स्टेप कोई कंट्री उठाए और उसके बदले में वो दूसरी कंट्री उस दूसरी कंट्री को पूरी तरह तबाही कर दे, तो ये भी एक वॉर क्राइम के तहत आता है। उसके बाद यहाँ पे प्रिकॉशन का एक कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा। यहाँ पे बोला गया कि जो पार्टीज़ हैं, यानी कि जो भी लड़ाई में जो भी लड़ रहा है, जो भी पार्टीज़ आपको देखने को मिलेंगी, जो भी कंट्रीज़ देखने को मिलेंगी, उनको यहाँ पे फोकस करना चाहिए, और जो भी यहाँ पे बर्बादी हो रही है उसको कम से कम करें, मिनिमाइज़ करें, और जो सिविलियंस है, जो आम लोग हैं, उनको यहाँ पे परेशानियाँ नहीं होनी चाहिए। ये यहाँ पे बेसिकली वॉर क्राइम्स का फोकस होता है। ठीक है, तो वॉर क्राइम क्या होता है, आई होप आप लोग यहाँ पर समझ गए होंगे। उसके बाद यहीं पर वर्ल्ड सेक्शन पर एक और आर्टिकल आपको देखने को मिल जाएगा, वो ये है यूनाइटेड नेशन के कुछ ऑफिशियल्स हैं चाइना के अंदर में पहुंच गए हैं, और चाइना के अंदर पहुंच गए हैं ताकि जो जिनजियांग प्रोविंस है वहाँ पर कुछ चीज़ें पता लगा सकें। आपको मैं थोड़ा सा एक मैप दिखाता हूँ। तो चाइना में ये वाला रीजन है जिनजियांग वाला। बोला जाता है कि जिनजियांग वाले रीजन के अंदर उइगर मुस्लिम्स आज के टाइम पर रहते हैं। अब वो जो उइगर मुस्लिम्स है, चाइना उनके ऊपर बहुत ज़्यादा अत्याचार करता है, वहाँ पे ह्यूमन राइट वायलेशन हो रहा है।
तो इसी चक्कर में यूनाइटेड नेशन के जो भी यहाँ पर टॉप राइट ऑफिशियल्स है वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं चेक करने के लिए किस प्रकार से यहाँ पर ह्यूमन राइट वोलेशन हो रहा है, ह्यूमन राइट अब्यूसेस देखने को मिल रहे हैं। तो उइगर मुस्लिम्स के बारे में चर्चा की गई है, तो उइगर मुस्लिम्स के बारे में जान लेना। उइगर मुस्लिम्स यहाँ पे एक मुस्लिम माइनॉरिटी टर्किक एथनिक ग्रुप आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि सेंट्रल और ईस्ट एशिया के अंदर देखने को मिलते हैं, सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के अंदर जो देखने को मिलते हैं। अब हम लोग बात करते हैं सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ की, तो आपको पता है यहाँ पर उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, कज़ाख्स्तान आता है। तो उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, कज़ाख्स्तान के अलावा कुछ 2 कंट्रीज़ और हैं जो कि सेंट्रल एशिया के अंदर आती हैं। वो कौन कौन सी कंट्री हैं आपको नाम नीचे बताना है। उसके बाद बताया आज के टाइम पर जो उर्गिक, ये जो यहाँ पे उइघुर मुस्लिम्स आपको देखने को मिल रहे हैं, इनकी जो कम्युनिटी आपको देखने को मिल रही है, ये मतलब टर्किश वाले रीजन के अंदर भी देखने को मिलती है, सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के अंदर भी देखने को मिलती है, खासकर उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, कज़ाख्स्तान में। लेकिन ये चाइना के अंदर भी जो खासकर जिंजियांग वाला रीजन है, जो कि मैंने अभी आप लोगों को दिखाया था, वहाँ पर ये कम्युनिटी देखने को मिल जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर चाइना उनके ऊपर अत्याचार काफ़ी कर रहा है। इनफैक्ट यहाँ पर उन मुस्लिम्स के ऊपर अत्याचार इस प्रकार से किया जा रहा है, उनके लिए अलग से कैंप्स बना रखे हैं, उनकी जो बियर्ड है वो यहाँ पर पूरी तरह से कटवा दी जाती है। ठीक है, जो उनको कुरान बढ़वाई जाती है जो चाइनीज़ एडिशन में लिखी हुई है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर आज के टाइम पर चाइना करता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, ये यहाँ पे मेंशन किया गया। चाइना बोलता है कि देखो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सारे फॉल्स एक्यूजिशन है, चाइना ऐसा बोलता है। ठीक है, चाइना बोलता है हम लोग ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हैं, ऐसा यहाँ पे बोलता है। चाइना ने एक चीज़ ये भी बोली कि ये लोग जो है ये उस पार्ट को चाइना से अलग करना चाहते हैं, उस पार्ट को अलग से यहाँ पर अपना हिस्सा बनाना चाहते हैं। तो जो एक्सट्रीमिस्ट थॉट वाले हैं उनके साथ हम ऐसा कर रहे हैं। तो चाइना अपना आपको डिफेंड करता है इस चीज़ को लेकर। फिलहाल ह्यूमन राइट वोलेशन यहाँ पर होता है, ऐसा काफ़ी सारी ऑफिशियल रिपोर्ट्स ऑलरेडी आ चुकी हैं। तो यूनाइटेड नेशन के कुछ ऑफिशियल्स मेंबर्स जो कि पहुँच चुके हैं उस चीज़ को देखने के लिए। ठीक है, अब उसके बाद आते हैं पेज नंबर 14 के ऊपर, दैट इज़ बिजनेस सेक्शन। देखेंगे इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट आर्टिकल को। यहाँ पे एक आर्टिकल है जो कि चर्चा करता है आईसीआरए ने यहाँ पर बोला है कि जो हमारी जीडीपी है वो बेसिकली ग्रो होगी लगभग 3.5% से Q4 के अंदर में। तो यहाँ पर मेंशन किया गया जो ग्रोथ है वो थोड़ा सा स्लो डाउन कर दिया गया है। ये 2021-22 के चौथे क्वार्टर के बारे में चर्चा की जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ी सी ग्रोथ जो है वो स्लो डाउन है, ऐसा यहाँ पे मेंशन किया गया है। अब यहाँ पे मैं आपको बताऊँ, ये आर्टिकल आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहिए, इसको छोड़ देना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो ये जो रिपोर्ट है, यानी जो जीडीपी को लेकर डेटा है, ये रोज़ाना या फिर आप कह सकते हो हर हफ्ते 2-3 बार आता रहता है। अलग अलग कोई नई रिपोर्ट आ जाती है, जीडीपी इतने से कम होगी, इतने से बढ़ेगी, इतने से आएगी, इतने से जाएगी। तो ये सारी चीज़ यहाँ पर हमेशा आती रहती है। यहाँ पर इसको नहीं पढ़ना है, ये डेटा हमेशा चेंज होता रहता है। आप लोग पढ़ सकते हो यहाँ पर जो भी पढ़ना है वो जीडीपी के बारे में। इसके अलावा यहाँ पे कुछ मत पढ़ना, ये हमेशा डेटा आता रहता है कि ओमिक्रॉन की वजह से, हीट वेव की वजह से, उसके बाद यहाँ पर वीट का एक्सपोर्ट कम हुआ, उसकी वजह से यहाँ पर सिचुएशन ख़राब हुई है, उसी की वजह से यहाँ पर हमारी जो ग्रोथ है वो कम रहेगी। वो सारी बातें बताई गई हैं। ठीक है, और ये चेंज हो जाएगा, कोई दूसरे नया अब आने वाले टाइम पर कुछ दिन बाद यहाँ पर कुछ और आ जाएगा जो कि यहाँ पर इसका एक अलग परसेंटेज दे रहा होगा कि इतने % से ग्रोथ होने वाली है या हो रही है। तो वो चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिलती हैं। तो आपको इन जो चीज़ें यहाँ पे काफ़ी हद तक फ्लक्चुएट होती हैं, तो इसके ऊपर ज़्यादा फोकस करना नहीं है। एक आर्टिकल ये देखने को मिलेगा, आखिरी आर्टिकल है। ये आर्टिकल चर्चा करता है हीट वेव्स के बारे में। देखो यहाँ पे बोला गया जो हीट वेव है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक बन चुका है हमारे लिए। आज के टाइम पर क्या हुआ, हीट वेव की वजह से ही यहाँ पर जो इन्फ्लेशन, जो महंगाई है वो देखने को मिली है। हीट वेव यानी कि जो गर्मी में एक तरीके से लगातार ये इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है, टेम्परेचर लगातार इंक्रीज़ हो रहा है, इसी को हम लोग बोलते हैं हीट वेव। अब इसी हीट वेव की वजह से जो अप्रैल के महीने के बीच में हमने देखा गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ी, एक भीषण गर्मी पड़ी, जिसकी वजह से जो हमारी फसल का प्रोडक्शन नहीं हो पाया, हमारी वीट का वीट का प्रोडक्शन नहीं हो पाया। अब इसी चक्कर में जब प्रोडक्शन प्रॉपरली हो नहीं पाया, बहुत कम रहा, तो हम लोगों ने इसको एक्सपोर्ट नहीं कर पाए। अब जब एक्सपोर्ट हम लोग यहाँ पे प्रॉपर नहीं कर पा रहे हैं, एक्सपोर्ट के ऊपर हम लोगों ने बैन लगा दिया है, जिसके बारे में चर्चा की गई है। तो एक्सपोर्ट के ऊपर बैन लगाने का भी एक रीज़न आपको ये देखने को मिलेगा कि प्रोडक्शन कम हुआ, जिसकी वजह से जो महंगाई वगैरह वो काफ़ी हद तक बढ़ चुकी है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर इसके बारे में ध्यान रख सकते हो। तो हीट वेव की वजह से ये सारी सिचुएशन क्रिएट हुई है, ऐसा यहाँ पे बोला जा रहा है। तो इसके बारे में ध्यान रखना। बाकी हीट वेव क्या होता है मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। हीट वेव यहाँ पर एक एबनॉर्मल हाई टेम्परेचर है, यानी कि टेम्परेचर का तेज़ी से इंक्रीज़ हो जाना, उसको हम लोग हीट वेव बोलते हैं। हीट वेव का यहाँ पे खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है, यानी लोगों की जान तक जा सकती है। ह्यूमन बॉडी यहाँ पर अगर हीट वेव के एक्सपोजर में आती है तो यहाँ पर उसकी जान भी जा सकती है। फिर उसके बाद में बोला गया जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है IMD, इसने बोला हीट वेव हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे। तो इसने बोला जो प्लेन एरिया है, यानी कि जो दिल्ली वगैरह जो प्लेन एरिया है, यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो अगर 40 डिग्री सेल्सियस है, और जो हिली एरियाज हैं, पहाड़ी इलाका, यहाँ पे टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर टेम्परेचर इन दोनों ही जगह में 5 से 6% से इंक्रीज़ हो जाता है, यानी 40 का 46 या 47 हो जाता है,
30 का 35-36 हो जाता है तो ये हीट वेव कहलाएगा, यानी गर्मी अपने लिमिट को क्रॉस कर जाती है। ठीक है, तो ये हीट वेव ध्यान रखना है, इसको लेकर क्या क्या यहाँ पे गाइडलाइंस जारी करी गई हैं। हीट वेव का इंपैक्ट क्या पड़ता है, तो लोगों की जान भी जाती है, ये सबसे बड़ा है। उसके बाद फसल डैमेज हो जाती है जिसकी वजह से महंगाई देखने को मिलती है, फूड प्रोडक्शन कम हो जाता है, प्राइसेस बढ़ जाते हैं। उसके बाद में प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है और बहुत सारे जो फार्मर्स हैं उनकी जो इनकम वगैरह वो यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। और इसी गर्मी की वजह से सूखा पड़ता है और सूखे पड़ने की वजह से यहाँ पर जंगलों के अंदर आग लगनी चालू हो जाती है। तो ये सारे हीट वेव्स के यहाँ पर डिसएडवांटेजेस आपको देखने को मिल जाते हैं, इम्पैक्ट देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। हमने पूरा का पूरा न्यूज़पेपर एनालिसिस को समाप्त कर लिया है, सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने आपको कवर करवा दी हैं। नोट्स के साथ में पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। अब फटाफट हम लोग अपने मेंस के क्वेश्चन को मेंस का क्वेश्चन तो देख चुके हैं, प्रीलिम्स के क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। कि साल 2009 में पूछा गया था, डेविड हरे अलेक्जेंडर डफ के साथ में कौन से व्यक्ति ने कोलैबोरेट करके हिंदू कॉलेज को एस्टेब्लिश किया था कलकत्ता में। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है, राजा राममोहन रॉय। आपको ध्यान रखना है जो ये हिंदू कॉलेज है एक अर्लीस्ट इंस्टीट्यूशन था हाई लर्निंग का पूरे एशिया के अंदर, जो कि भारत के अंदर एस्टेब्लिश किया गया और इस कॉलेज को यहाँ पर ही ट्रांसफॉर्म कर दिया गया था प्रेसिडेंसी कॉलेज के अंदर 1855 के अंदर में। और ये जो कॉलेज है इसको सेटअप किया गया था राजा राममोहन रॉय जी के थ्रू, राधाकांता देव, डेविड हरे, जस्टिस सर एडवर्ड हाइडे और उसके बाद बैद्यनाथ मुखोपाध्याय, रश्मि दत्त। तो ये सब लोग के थ्रू यहाँ पर इस कॉलेज को सेटअप किया गया था। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रख सकते हो। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन नाउ इसी के साथ करते हैं हम लोग अपने लेक्चर को समाप्त। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।